बाजार में है बेहद सीमित दायरे में कारोबार और आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बचा है 1.5 घंटे में क्या कुछ एक्शन होगा इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और बाजार बेहद सीमित दायरे में आज दिन भर घुमा है क्योंकि संकेत विदेशी बाजारों से भी ठंडे हैं। बिल्कुल, लेकिन नतीजों का सीजन फुल फ्लेज और ढेर सारा एक्शन नतीजों के दम पर दिख रहा है। ऐसा ही एक स्टॉक आपके सामने रखते हैं जहां नतीजों के दम पर है एक्शन और वह है एडलवाइज। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी अपने नतीजे पेश किए हैं और नतीजों के बाद एडलवाइज के शेयर में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे कि नतीजों के पीछे क्या कुछ रहा है। बता दूं आपको, नतीजा 235 करोड़ से मुनाफा घटकर 226 करोड़ के आसपास का ये मुनाफे का आंकड़ा रहा है और आय का आंकड़ा बढ़कर आया है 2220 करोड़ से 2780 करोड़। ये है आय का आंकड़ा और साथ ही कामकाजी मुनाफा बेहतरीन परफॉर्मेंस 1260 करोड़ के सामने 1688 करोड़ का ये है आय का कामकाजी आय मुनाफे का आंकड़ा। आइए तो ये है नतीजे और नतीजों पर बातचीत करते हैं। एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रशीद सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो ये बताएं कि इस तिमाही में परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि अभी तक जितने मैं फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्रोकरेज हाउस के रिजल्ट्स देख रहा था उसके मुकाबले में आपके रिजल्ट्स काफी बेहतर और मजबूत नजर आ रहे हैं। एक्चुअली आपको मालूम है हमारा जो मॉडल है ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज का मॉडल है जी। तो ये क्वार्टर में हमारी एआरसी ने अच्छा किया है, हमारे एसेट मैनेजमेंट ने अच्छा किया है, इंश्योरेंस में भी अच्छा बिजनेस हुआ है। तो एक फ़ायदा होता है जब भी आप डाइवर्सिफाइड हो तो कोई बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, कोई बिजनेस में कुछ अगर टर्बुलेंस वॉलेटिलिटी आ जाती है, लेकिन कोई और बिजनेस होते हैं उसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। हमारे साथ भी ये क्वार्टर में यही हुआ। जो आपको मालूम है लास्ट क्वार्टर बहुत टफ था एनबीएफसी के लिए, लिक्विडिटी की एक क्राइसिस हो गई थी आईएलएफएस के बाद, ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये एनवायरनमेंट इतना अनसर्टन था कि हमारे पास काफ़ी लिक्विडिटी थी, लेकिन हमने और भी लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी क्योंकि उस टाइम ये मालूम नहीं था ये क्या हद तक हो सकता है। तो अभी आज के दिन में हमारे पास 14,000 करोड़ की बैलेंस शीट लिक्विडिटी है, उसमें से 7,000 ओवरनाइट लिक्विडिटी है, 7,000 करोड़ 30 to 45 डेज की लिक्विडिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। हम नॉर्मली अबाउट 6 से 8,000 करोड़ की लिक्विडिटी होल्ड करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 14,000 करोड़ है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होल्ड की उससे खर्चा भी आया, अर्निंग्स पे भी कुछ दिक्कत आ गई। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी अनसर्टन टाइम्स आते हैं, जब भी अनसर्टनिटी होती है, तभी कंजर्वेटिव होना ही अच्छा है और हमने वही किया लास्ट क्वार्टर में। बेहतरीन, बिल्कुल। और मुझे याद भी है सर कि उस समय जब ड्यू डेट्स आ रही थी प्रिंसिपल के या इंटरेस्ट पेमेंट के, तो आपने कुछ केसेस में तो समय से पहले भी भुगतान करके ये बताया भाई कि देखिए घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन। और इससे न सिर्फ आपकी कंपनी के लिए बल्कि पूरे एनबीएफसी सेक्टर में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस लौटा कि एक दो कंपनियों को छोड़ दें, बाकी कंपनियों की हालत वैसी नहीं है जैसा बाजार समझ रहा है। अब हम उस स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है आपको, आईएलएफएस के बाद जो कुछ समस्याएं हुई थी, अब पूरा फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मल हो चुका है या अभी भी थोड़ा डर, थोड़ी चिंताएं, लिक्विडिटी के थोड़े इशू हैं अभी भी? नहीं, आई थिंक जो एनबीएफसी स्पेसिफिक लिक्विडिटी इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर जो भी रोल ओवर अथाना हो गया, जो भी ऑब्लिगेशन कमिटमेंट रिपेमेंट के थे वो हो गए। तो अभी जो लिक्विडिटी सिचुएशन है ये स्ट्रक्चरल है, ये अभी सिस्टम लेवल पे है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है वो अभी भी डेफिसिट में है। तो आज अगर इंडिया में हम जो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, लिक्विडिटी टाइट है, इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तो इसकी वजह से अभी थोड़ी लिक्विडिटी क्रंच अभी भी है, लेकिन ये एनबीएफसी स्पेसिफिक नहीं है। एनबीएफसी स्पेसिफिक जो इश्यूज थे वो लार्जली सॉल्व हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रोथ आते आते, क्योंकि एनबीएफसी अभी वापस कैलिब्रेट करेंगे, वापस ये जो ओवरऑल लिक्विडिटी की शॉर्टेज है सिस्टम में उसको एडजस्ट करके एक दो क्वार्टर के बाद एनबीएफसी का ग्रोथ वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। और ये हादसा होने के बाद मुझे लगता है कि एनबीएफसी का मॉडल और स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रोथ और कंसिस्टेंट हो जाएगी
और ये जो लास्ट क्वार्टर से काफ़ी सीखने मिला है इंडस्ट्री को, हमको भी, हम भी एडलवाइज में हमारे काफ़ी मॉडल्स थे, काफ़ी अजम्पशंस थे, वो सब स्ट्रेस टेस्ट हो गए हैं, लेकिन हमने भी बहुत सीखा है, बहुत हमारे भी मॉडल इंप्रूव किए हमने इसके बाद। तो इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छा स्ट्रेस टेस्ट हो गया और इसके बाद इंडस्ट्री स्ट्रॉन्गर होकर मोर कंसिस्टेंट ग्रोथ की ओर आएगी। ये आप जैसे बड़े लोगों की बड़ी विनम्रता भी है और एक खासियत भी कि इस तरह की चीज़ों में भी आप ये सोचते हैं कि आप सीख रहे हैं। वैसे तो रशीद सर आपको देखकर हम लोग सीखते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि बजट सामने है और इस बार हमने जी बिजनेस पे ये बड़ी मुहिम चलाई है कि वित्त मंत्री जी को कहा है कि देखिए पिछली बार आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, हालांकि इस बार पैसे तो किसी के बने नहीं, कहीं कभी न कभी तो आगे बनेंगे, तो हम ये चाहते हैं और बाजार के लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये हटाया जाए। आपकी क्या राय है, क्या वाकई में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटना चाहिए? ये एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है इसमें बहुत अमाउंट भी बहुत एक्चुअली बड़ा नहीं है, और आपने बहुत सही कहा कि ये आने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ इनकम तो आई नहीं है। आई थिंक ये मोर ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, क्योंकि हमारे कंपनी में कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी है, जो बाकी के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जो अदर इन्वेस्टर, जो अदर मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है इसकी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जिसको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता है वो भी थोड़ा बहुत तो टैक्स दे देगा। इससे आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट को बहुत इनकम आने की अपेक्षा है, लेकिन ये निकलना आसान नहीं है। इलेक्शन ईयर में ये निकलना थोड़ा पॉलिटिकली हार्ड होगा। बिल्कुल, चूंकि आप पिछले साल फिक्की के चेयरमैन भी रहे हैं, मैं आपसे किसी और दिन आपसे ज़्यादा वक्त लेकर बजट से रिलेटेड आपकी उम्मीदें और उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। आज चूंकि रिजल्ट के लिहाज से आपका बिजी दिन है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया रशीद सर। तो रशीद साहब ये कहते हैं कि पिछली तिमाही में जो कुछ थोड़ी सी मुनाफे में जो कमी आपको दिखी है, जो बढ़त जितनी होनी चाहिए, वो इस वजह से थी कि माहौल को देखते हुए लिक्विडिटी ज़्यादा रखनी पड़ी, और ज़्यादा लिक्विडिटी रखने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको रिटर्न पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस पूरे जो लिक्विडिटी की समस्या हुई एनबीएफसी को, उससे एकदम बहुत अच्छी तरीके से मजबूती से बाहर आए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। चलिए, एक और टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एनआईटी लिमिटेड के, उनसे भी हम बात करते हैं। नतीजों का सीजन है और एनआईटी लिमिटेड ने भी तीसरी तिमाही के अपने नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आय 209 करोड़ से बढ़कर 228 करोड़ तक पहुंची है। कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनआईटी लिमिटेड के सीईओ सपनेश लल्ला साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लल्ला साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं किस तरह की रही आपके लिए तिमाही, सेटिस्फाइड हैं आप परफॉर्मेंस से? हमारा परफॉर्मेंस इन लाइन है एक्सपेक्टेशन से। Q3 ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर रहता है सीजनैलिटी के बेसिस पे, और उसके बनिस्बत हमारे नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से आए हैं। जैसे आपने बताया, रेवेन्यू 9% ग्रोथ एट 227.8 करोड़, एबिडा 20 करोड़ पे, एबिडा मार्जिन 9% पे और पैट 19.4% पे। इनमें हमारा जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप है उसकी ग्रोथ 25% हुई है, और उस बिजनेस की रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ के अब 255 मिलियन हो गई है। यही विजिबिलिटी पिछले क्वार्टर 226 मिलियन थी। तो रिजल्ट्स आर इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। तो कॉर्पोरेट लर्निंग बिजनेस तो आपका वैसे भी कांस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक चीज और बताइए सर, एबिटा फ्रंट पर दबाव क्यों दिखा? 14% के आसपास आपके एबिटा गिरे हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या रहे? ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, Q3 ट्रेडिशनली हमारा म्यूटेड क्वार्टर होता है। उसमें इन स्पाइट ऑफ दैट हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ग्रोथ देखा है, बट एबिडा में थोड़ी कमी रही है, ज्यादा नहीं, प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी। अच्छा, स्कूलिंग बिजनेस को लेकर आपने काफी सारे नए प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। एक तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है इन प्रोग्राम्स को, और दूसरा ये ज्योग्राफी वाइज कुछ स्कूल बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन की योजना है?
हमारा स्कूल्स का बिजनेस जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पहले 2 भाग में होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स का काम हमने काफी हद तक खत्म कर दिया है और अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बाकी ट्रांजिशन का काम चल रहा है और कलेक्शंस का काम चल रहा है गवर्नमेंट से। जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो हमारा की डिसीजन मेकिंग क्वार्टर होता है वो Q4 होता है। Q3 में प्रिडोमिनेंटली हम मार्केट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, मार्केट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे जब स्कूल्स डिसीजंस लेंगे Q4 में तब हमारे फेवर में आए। कुछ हद तक इस वजह से भी हमारा एबिडा म्यूटेड है। लल्ला साहब, एक सुबह हमने आज स्टोरी की है जी बिजनेस की, एक्सक्लूसिव थी, शायद आपने देखी भी होगी और हमने कंपनी को रिक्वेस्ट भी की थी, उस पर रेस्पॉन्स की कि कुछ एक कोर्सेज हैं जो एप्टेक और NIT चला रहे हैं, उन पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ये कोर्सेज लीगल नहीं हैं और इन्हें बंद करना चाहिए। वो हमने महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं संभाजी पाटिल साहब, लेबर मिनिस्टर, उनकी बाइट भी चलाई है। आपका क्या कहना है, कंपनी का क्या रेस्पॉन्स है इस पर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई हमने कंपनी को 2 बार नोटिस भेजा है। क्या आप कुछ कोर्सेज के बारे में कोई मन बना पाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? आप क्या जवाब देने वाले हैं? हाँ, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। पहले सबसे फॉरमोस्ट तो हम ये एफर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वेलकम करते हैं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है किसी चीज को, उससे अंडरलाइंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव्स। तो हम 1981 से एस्टैब्लिश्ड है। वी आर अमंग द लार्जेस्ट प्लेयर्स एंड वी वेलकम दिस इनिशिएटिव बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू कर्ब एनी अनलॉफुल और बिलो बेंचमार्क क्वालिटी एक्टिविटी। हमारे जो सेंटर्स हैं वो हाई क्वालिटी एजुकेशन करते हैं और हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है उसको वेलकम करते हैं। हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स गलत काम कर रहे हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे इस इनिशिएटिव की वजह से। इस मामले में हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से काफी चर्चा चल रही है और जो रेगुलेशंस हैं हम उनको ब्रीफ भी करना चाहता हूँ, आपकी भी, थाड़ानी साहब की भी, जो आपके चेयरमैन हैं। आज सुबह हमने आपके लिए स्टोरी की और जाहिर सी बात है स्टोरी वो नेगेटिव है, लेकिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल था, आप सही वक्त पे शेड्यूल इंटरव्यू पे आपने सबसे पहले हमें इंटरव्यू भी दिया और एकदम अच्छे से अपनी बात भी रखी। नहीं तो आमतौर पर मैनेजमेंट ये सोचता है कि अरे इस चैनल ने मेरी नेगेटिव स्टोरी की तो मैं इनके चैनल पे क्यों जाऊं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने बात भी रखी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे कंपनियों को भी समझना चाहिए कि किसी स्टोरी को लेकर, किसी भी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आप सामने जाकर बात करें, इसके लिए मैं वाकई में आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये आपने जो एक एग्जाम्पल रखा है लोगों के सामने, वो दूसरों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपका। नहीं, थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका आज वक्त निकालने के लिए, नतीजों के बाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे NIT लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट जो अपने नतीजों के बारे में बताते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट फोकस कर लेता है आज की इवेंट्स पर, कल की इवेंट्स पर। कोलगेट देख लें, कोलगेट रिजल्ट्स आ गए। अरे दिखाइए, 7% वॉल्यूम ग्रोथ आई है, 6% की एक्सपेक्टेशंस थी जी, और स्टॉक में सडन स्पर्ट आया और देखिए 1.5% मजबूत हो चुका है। तो अनुमान से अच्छा, तो रजत आप उस समय कोलगेट का इशारा कर रहे हैं। हाँ। मैं सोच रहा था रजत ऐसे कर रहे हैं, हाँ मुझे लगा, समझ में नहीं आया, मैंने कहा रजत ऐसा क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इशारा कर रहे थे कोलगेट के रिजल्ट आए। ओके, रजत का ये तरीका है कोलगेट के रिजल्ट बताने का। आए 1033 करोड़ से बढ़कर 1098 करोड़ है। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम फटाफट से लेवल्स ले लेंगे कि क्या लेवल्स कोलगेट के लिए अहम हैं। राकेश जी जरा चार्ट देखिए और बताइए फटाफट। 1323 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है कोलगेट का कैश का लेवल, कैश या फ्यूचर, जो भी आप बताना चाहें। देखिए अनिल जी, काफी स्ट्रांग रुझान है और नीचे में 1295 एक मेजर बेस है। आज का लो स्पॉट के अंदर 1298 है। मेरी अनिल जी यहाँ पे खरीदारी की राय है। FMCG पैक में कोलगेट का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल रुझान है। यहाँ पे 1300 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को लेना चाहिए और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक बार स्टॉक 1342 के ऊपर निकलेगा तो 1400 1420 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये है राय। अच्छा, और मुझे तो लगा कुणाल जी है नहीं तो रिजल्ट के बाद तो पहला टॉस कुणाल जी की तरफ ही जाता है। वो सुबह नहीं थे ना? सुबह कुणाल जी की तबीयत नासाज थी। कुणाल जी फिट है ना अभी एकदम?
हेलो कुणाल जी, आवाज आ रही है? हाँ अनिल जी। अरे फिट है ना? आ रही है अनिल जी। फिट है ना एकदम अभी आप? अनिल जी फिट हूँ। आप देखिए, आपसे बात हो गई है, मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर एक और बीएससी बुल रन कर डालें आपके लिए दौड़ लगवाने के लिए। इतना भी फिट नहीं होने। नहीं, चलिए, हमारी बुल रन तो यही स्क्रीन पे ही हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कुणाल जी अब आ गए एक्शन में तो थोड़ी तेजी बनती हुई दिखे। शुभम जी भी हमारे साथ है, आप सबका स्वागत है। चलिए पहले अब ले लें इवेंट सब। तो ट्रिगर्स भी ले लेते हैं और खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं। मानसी और रजत दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मानसी के पास चलते हैं। बताइए मानसी, कोलगेट के तो रिजल्ट्स आ गए, बताइए बाकी बचे हुए रिजल्ट्स आज के कौन से हैं और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? जी बिल्कुल दीपाली, आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप की जो सुनवाई होने वाली है वो सबसे अहम इवेंट है, क्योंकि 8000 होम बायर्स हैं जो इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ नतीजों की अगर बात करें तो निफ्टी स्पेस में अभी येस बैंक के नतीजे आने बाकी हैं। साथ ही पीएनबी हाउसिंग और रिलायंस पावर, बायकॉन जैसी कंपनियां एफएनओ स्पेस में अपने नतीजे आज ही पेश करेंगी। और अन्य कैटेगरी में एम्फासिस, फाइजर, क्वेस्ट कॉर्प, हैटसन एग्रो, सनटेक रियल्टी जैसी कंपनियों के नतीजे आज के दिन आते हुए दिखेंगे। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे और यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े भी आज शाम तक हमारे सामने आ जाएंगे। बात करते हैं कल के कुछ एक इवेंट्स की। एक तो नतीजे हैं, ढेर सारे हैं। निफ्टी एलएनटी लिमिटेड और मारुति सुजुकी के नतीजे पेश करेंगे। और साथ ही एफएनओ स्पेस में दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जीएसएफसी, इंडियन बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। और अन्य कैटेगरी में गति ग्रुप फाइनेंस, इंडियन ओवरसीज बैंक, जेटी, केटी इंडिया जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। और इसके अलावा सीएससी वेंचर और स्पेंसर रिटेल की कल लिस्टिंग होने जा रही है, तो इस खबर पर भी हमारी नजर होगी। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं और साथ ही रिजल्ट्स का भी पूरा एक्शन रहेगा। अब रजत से फटाफट जान लेते हैं। रजत बताइए आज के खबरों वाले स्टॉक्स। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजे। अल्ट्राटेक सीमेंट पहला स्टॉक जिसमें स्टैंडर्ड मुनाफा जो वो 450 करोड़ रिपोर्ट हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 552 करोड़ एटलीस्ट एक कंपनी रिपोर्ट करेगी मुनाफा। अन्य आय घट गई, उसका असर देखने को मिला। एबिटा जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन 17% के बजाय 15.8% रिपोर्ट की अल्ट्राटेक सीमेंट ने। और एक अच्छी बात यह है कि 15% के घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे यहाँ पर इतने एनकरेजिंग नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। पीवीआर के नतीजे ठीक हैं। मुनाफे की फिगर आई है 51.6 करोड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 44 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी पोस्ट करेगी। 29 करोड़ से बढ़कर 51.6 करोड़ का मुनाफा है। आय भी 557 करोड़ से बढ़कर 843 करोड़ हुई है। और एबिटा मार्जिन 17.9% से बढ़कर पहुंच गई है 19.5%। इसके अलावा स्टरलाइट टेक एक कंपनी जिसने मुनाफा रिपोर्ट किया 146 करोड़। हमारा एक्सपेक्टेशन 145 करोड़ का था। आय 1084 करोड़ से बढ़कर 1335 करोड़ रही है। और ये कह रहे हैं कि 10,230 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है इनकी। हालांकि मार्जिन में 24% के बजाय 22% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इसी वजह से यहाँ स्टॉक में तेजी नहीं देखने को मिल रही। ज्योति लैब्स मुनाफे की फिगर जरूर बढ़ गई है 37 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़, लेकिन इनके पर्सनल केयर और डिश वॉशिंग सेगमेंट में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। स्टॉक है नीचे आज। अन्य आय यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ पहुंच गई है। और मार्जिन 16.7% से घटकर 16.5%, कोई बदलाव है ही नहीं। जेट एयरवेज के ऊपर एक स्टेटमेंट आई थी सेबी की। उनका यह कहना है कि जेट एयरवेज मामले पर किसी तरह की कोई भी जानकारी अभी फिलहाल उनके पास नहीं है और टेक ओवर नियमों में ढील पर किसी पक्ष ने संपर्क नहीं किया है उनको। सेबी की ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद जेट एयरवेज में एकदम से स्पाइक आती हुई नजर आई। हम ये बोल रहे थे कि टेक ओवर नियमों में कुछ ढील को लेकर एतिहाद जो है वो बातचीत कर रही है, लेकिन सेबी ने कहा कि टेक ओवर नियमों में ढील पर किसी भी पक्ष से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। और साथ साथ एक कंपनी अबन ऑफशोर जिसने 3 साल के लिए ओएनजीसी से एक ऑर्डर इनको मिला है, रिग्स के लिए ऑर्डर मिला है और 3 साल के अंदर ही एग्जीक्यूट करना होगा। तो जेट इसलिए बढ़ गया एक्चुअली। इसका मतलब ये समझा जाए कि किसी को ओपन ऑफर से छूट नहीं चाहिए। मांगी तो थी, मिलेगी नहीं। मतलब नहीं, मांगी कहाँ से? मांगी नहीं, इनफैक्ट मांगी। अच्छा, मामले की जानकारी नहीं है, एक तो ये बोला। जानकारी तो हमारे चैनल देखो मिल जाएगी सारी। हर रोज खबरें आती। जेट में कौन सा दिन है जो 2-4 खबरें ना हो जिस दिन? इनफैक्ट जानकारी तो पूरी मिल जाएगी। अभी तो ये भी खबर आ गई थी कि नरेश गोयल जी अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं 200 रुपए प्रति शेयर। वो तो बोल रहे हैं कि 200 रुपए मिल जाए तो अपना हिस्से को 25% पे लाएंगे। 45%, 200 रुपए प्रति शेयर पर। पता नहीं, इनफैक्ट स्पेकुलेटिव खबरें बहुत ज्यादा। क्या जमाना था वो यार, जेट का 700, 750, 800 चलता था। मेरे ख्याल से तब 1100 में डील हो रही थी। इसी टाइम तब 1100-1200 की डील की बातें होती। अच्छा, टाइमलाइन खत्म हो गई, इनके पास नकदी नहीं है, इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ तो होगा जेट एयरवेज में, ये बात पक्की है। कुछ ना कुछ क्या होगा, बैन से बाहर आएगा और क्या होगा? आएगा नहीं, बाहर नहीं, नकदी है नहीं, इनको कुछ ना कुछ तो डील करनी पड़ेगी। अब देखना होगा एसबीआई, एतिहाद और जेट मिलके क्या फैसले लेते हैं। क्या करते हैं? बैन से बाहर आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे वो तो आप 3 बजे बता दीजिएगा। बैन से बाहर आने वाले हैं नहीं आने वाले, लेकिन एक बार जेट पे फटाफट राय ले ली जाए शुभम से। शुभम, रेंज बता दीजिए, अगर ट्रेड है तो वो भी बता दीजिए।
अनिल जी गुड आफ्टरनून। जैन इरिगेशन की बात हो रही है राइट? ना जेट एयरवेज, जैन इरिगेशन पे भी बोलना है क्या आपको? अच्छा जेट, सॉरी नहीं जेट एयरवेज तो आज सुबह से ही काफी अच्छा लग रहा है और इंडिगो के मूव के बाद जिस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। सुबह आज मैंने स्पॉट भी किया था बट बिकॉज बैन में है इसलिए मैंने कोई ट्रेड अपने क्लाइंट को सजेस्ट यहाँ पे नहीं किया है। तो अगर कैश में कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ से मूव देखने को मिलेगा और कैश में लेवल्स होगा अपसाइड में 290 तक का और 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो फ्यूचर में बैन में है लेकिन कैश में मुझे लगता है 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन जेट एयरवेज को देखा है तो एक बार इंटरग्लोब एविएशन को भी देख लेते हैं क्योंकि ये 5.5% ऊपर है और मानना पड़ेगा, मतलब सुबह आपने बताया कि रिजल्ट तो खराब है, गिरेगा, लेकिन ये जेट की जो मुश्किल है इसका फायदा मिलेगा। इसका फायदा मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्या रिकवरी है, ये कॉमन सेंस वाला ट्रेड था एकदम कि आज ये रिजल्ट के दम पे नीचे खुले वहीं ले लेना चाहिए। और इसलिए प्री ओपनिंग सेशन में भी जब ये 35-40 रुपए नीचे खुल रहा था तो हमने ये कहा 1140 बढ़िया स्टॉप है। 1165 के आसपास शायद खुल रहा, नहीं सॉरी 1065 के आसपास खुल रहा था, 1040 स्टॉप लॉस हम बता रहे थे और देखिए क्या बढ़िया मजबूती हुई है, शानदार रहा। और इनफैक्ट इंडिगो के साथ साथ आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स भी डिस्कस किया था और मुझे याद है उस पर आपने रेंज बताई थी और आप देखिए आज का है 605 और 565। आप उसका आज का हाई देखिए वहीं तक पहुंचा है और वहीं से वापस हल्का हुआ है, मतलब उसी रेंज में रहा है। सुबह मैंने रेंज में 565 का लो तो देखा था, अभी देख लेते हैं क्या है। 565 का लो सुबह दिखा था, जी हाँ आज का लो है 565 रुपए 70 पैसे। हाई और देख लीजिए एक बार, हाई 597 अच्छा उसी तो रेंज मतलब में। जो रेंज आप बोल रहे थे आज हमने डिम्पी जी को रेंज में कैद कर दिया है ऐसा है। अच्छा इस रेंज के बाहर किस तरफ निकलेगा ये देखना जरूरी है, तो कहाँ निकलेगा ये पहले बता दें। पहले एक बार दिखा दे सुबह क्या डिस्कशन हुआ था, हाँ ताकि रिकॉल कर ले, एक बार देख लेते हैं। आपको निचले स्तर पर बेचना नहीं है। फ्यूचर्स की एक बार मैं आपको रेंज दे दूं 565 से 605, इस रेंज पर नजर रखिए, कोई दिक्कत नहीं अगर खरीदारी भी कर ले तो वापस से नीचे से रिकवरी के भी पूरे आसार बन सकते हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो इंडिगो की बेहद खराब है, उस हिसाब से इसे बेचा जा सकता है। कह रहा हूँ रिजल्ट खराब है लेकिन ये नीचे से किसी भी वक्त कभी भी घूम सकता है, ये ध्यान में रखना। यूनाइटेड स्पिरिट्स एग्जैक्टली उसी रेंज पर वहीं से घुमा है तो परफेक्ट रेंज आपको थी कि 565 पे आए तो खरीद लीजिए। दूसरा है इंडिगो, जहां हमने कहा था कि जहां खुलेगा वहीं शॉर्ट काट लीजिए और कवर कर लीजिए। शॉर्ट तो बिल्कुल भी मत रहिए क्योंकि ये कहीं भी किसी भी वक्त घूम जाएगा। और देखिए दिन के हाई पॉइंट पर 3% ऊपर है। तो जो रिजल्ट्स का और स्टॉक का एनालिसिस हुआ था उसी हिसाब से आज एक्शन बनता हुआ दिखा। दोनों स्टॉक्स पे राय भी लेंगे लेकिन इस बीच शुभम के रडार पर एक स्टॉक भी आ रहा है, तो पहले उनकी BTSTT जान लेते हैं। बताइए शुभम। दीपाली स्टॉक है टेक महिंद्रा और थोड़ी देर पहले मैं एक्चुअली स्टॉक का नाम जेट एयरवेज का सुन नहीं पाया बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रेड देख रहा था कि क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो टेक महिंद्रा में यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़े रेंज से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है टेक महिंद्रा में और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कि सस्टेन होना चाहिए। 720 पे कॉल में थोड़ा राइटिंग देखने को मिला था और अब उसके पास जाकर के ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है ये जो कॉल राइटर्स हैं उनके कवरिंग के चलते भी यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो टेक महिंद्रा लॉन्ग करे, 728 के आसपास फ्यूचर का भाव है। 750 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 715 का। आपका स्टॉप लॉस क्या है शुभम इसमें? 750 का तो टारगेट है, स्टॉप लॉस 715 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। ठीक है, 715 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट रखना है। खरीदना है टेक महिंद्रा जो कि अभी 728 के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छा अभी हम इंटरग्लोब एविएशन की बात कर रहे थे, यूनाइटेड उससे पहले कुणाल जी का भी एक BTST है, हाँ बिल्कुल वो ले लिया जाए पहले। एक और BTST की ओर रुख कर लेते हैं। बताइए कुणाल जी। दीपाली बिकवाली की राय है और बेचना है एक्साइड, जिसमें कि एक बहुत अहम सपोर्ट को आज इस काउंटर ने तोड़ा है। 240 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल था जिसको कई बार स्टॉक ने टेस्ट किया, लेकिन आज एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन इस लेवल के नीचे आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्साइड में भारी मंदी देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर इसको अग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए, न केवल कल के लिए बल्कि मुझे लगता है पोजिशनल लिहाज से भी अगर इसको बेचा जाए एक्सपायरी तक तो इस काउंटर में काफी नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। एक्साइड बेचने की राय है। स्टॉप लॉस 239 पर रखना है। पहला लेवल 232 हाफ का होगा और दूसरा लेवल
225 का है, 225 रुपए का। ठीक है, तो एक साइड बेचने की सलाह है 239 के स्टॉप लॉस के साथ। 2 टारगेट भी आपको मिले हैं, जो दूसरा टारगेट होगा वो 225 के आसपास का, अभी 235 पर कर रहा है कारोबार। लेकिन इस बीच एक अपडेट आपको दे देते हैं। वेदांता के तूतीकोरिन प्लांट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि पार्शियल नोट सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑलरेडी मिली है, उन्होंने कहा है कि सशर्त मंजूरी दे देनी चाहिए, लेकिन अब आज एक्सपेक्टेड था इस पर डिसीजन, जो कि अब 29 जनवरी तक के लिए टल गया है। अब अगली सुनवाई जो होगी वो 29 जनवरी की होगी। और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 193 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। ये मामला अभी भी अटका हुआ है काफी लंबे समय से। आज एक्सपेक्टेड था कि कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अब फिलहाल टल गई है सुनवाई और 29 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन कुणाल जी, इंडिगो पर अब एक राय दे दीजिए। सुबह जी बिजनेस की सलाह पर जिसने अपने शॉर्ट्स काटे, निचले स्तरों पर खरीदा, अब क्या करना है? उसे मुनाफा ले लेना है या फिर होल्ड रखना है? देखिए, आज का इंट्राडे चार्ट अगर आप देखते हैं दीपाली, तो बहुत ही बड़ा मूव आया है और मुझे लगता है कि बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पर अब ये ट्रेड हो रहा है। 1175 के आसपास फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस है, वहीं अभी कारोबार हो रहा है। तो अगर ये 1175 को भी पार कर जाएगा तो फिर मुझे लगता है 1250 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो इंडिगो इस तरह का ट्रेड है जिसको अगर आप अपेरेंटली देखते हैं तो नहीं लगता है कि इसमें तेजी बनेगी, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और आज जो बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये मुझे बता रहा है कि इसमें आपको 1250 के लेवल्स भी इंडिगो में आते हुए दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आज 1175 के ऊपर बंदी आ जाए। ठीक है, अभी 1175 के आसपास इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक कर रहा है कारोबार। अच्छा राकेश जी, अल्ट्राटेक सीमेंट पर राय दीजिए। नतीजे तो अनुमान से कमजोर आए हैं, इनके मार्जिन्स भी घटे हैं, साथ ही मुनाफा भी अनुमान से कम रहा है और स्टॉक भी दिन के निचले स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। अब करीब 80 रुपए नीचे है ये स्टॉक। देखिए दीपाली जी, रुझान नेगेटिव है। स्टॉक ने एक तो ऊपर में 3850 के अराउंड डबल टॉप लगाया हुआ है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। क्लियरली सेल के अंदर दीपाली जी स्टॉक सेल साइड पर है। 3815 का एक स्टॉप लॉस है जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है और नई बंदी के लिए रुके। 3770 मौजूदा स्पॉट के अंदर रेट है। 3760 के नीचे अगर ये निकलता है, 3760 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, तब ये स्टॉक नई मंदी में जाएगा। नई शॉर्टिंग 3760 के नीचे करनी चाहिए। 3760 के नीचे निकलेगा तो 3655 3660 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और तब स्टॉप लॉस 3790 का लगाना चाहिए। ठीक है, स्टॉक कमजोर लग रहा है, इन स्तरों से और नीचे स्लिप हो सकता है। अभी भी 3780 के आसपास कर रहा है कारोबार। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिन्होंने इस पूरी सीरीज के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें से एक है अपोलो हॉस्पिटल्स का। लगातार चलने के बाद बीच में 2 दिन ये थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ था, लेकिन आज वापस मोमेंटम में है। 3% के उछाल के साथ ये भी 1330 के आसपास कारोबार कर रहा है। शुभम, इसका डेटा और चार्ट देखकर बताइए क्या करना चाहिए आज के मूव के बाद? दीपाली, अगर अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो ओवरऑल मूव काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये ट्रेड को रादर देन शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। बिकॉज आज का जो मूव है ऑलमोस्ट 3% का आज हमें एक अप मूव देखने को मिला है, तो इसके बाद हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक भी हो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो 1390 तक के टारगेट के लिए, और मुझे लगता है 1 वीक का यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहिए। 1390 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदने की सलाह है और स्टॉप लॉस होगा 1310 का। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट ट्रेडिंग नहीं, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनाने की सलाह होगी। एक हफ्ते का ट्रेड आप लीजिए अपोलो हॉस्पिटल्स में। 1390 की स्थिति में टारगेट आ सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है। 2:30 बज चुके हैं, कुछ ही देर में आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी स्ट्रैटेजी आ रही है बचे हुए सेशन के लिए। उससे पहले 1-2 शेयरों पर और बात कर लेते हैं। और एक स्टॉक है इंडियन बैंक का। कुणाल जी, इसके रिजल्ट्स कल आएंगे और रिजल्ट से पहले आप देखिए स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। ओपन इंटरेस्ट भी इसका 8% के आसपास बढ़ा हुआ है। अब बताइए लेवल्स पर करना क्या है? रिजल्ट से पहले जो ये तेजी बन रही है कितनी टिकाऊ लग रही है? देखिए दीपाली, स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, यानी कि इस काउंटर में भारी गिरावट आई, उसके बाद हमने देखा कि इसने काफी वक्त लगा करके एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर लिया है। केवल इंतजार है ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट आएगा जब ये काउंटर 260 के लेवल्स को पार करेगा। 260 रुपए पर ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 260 रुपए के ऊपर ये ट्रेड करने लगेगा तो मुझे लगता है फिर 285 तक के लेवल्स आएंगे। बड़े पुल बैक के लिए ये काउंटर पूरी तरह तैयार है। ब्रेकआउट के बाद खरीदें, इन स्तरों पर ना खरीदें। 260 रुपए के ऊपर मेरी राय में इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, 260 के ऊपर निकले तो खरीदें। स्टॉक हालांकि अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, लेकिन इस बीच 2:30 बज चुके हैं, क्योंकि तो वक्त हुआ है जानने का कि बचे हुए सत्र के लिए आपको ट्रेड कैसे लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले एशियन मार्केट्स के साथ। हर रोज हम 5 ट्रिगर्स देखते हैं। एशियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो मिली जुली हुई है। निक्केई थोड़ा नीचे बंद हुआ है, हांगकांग का बाजार 0.5% ऊपर बंद हुआ है, बाकी बाजार भी हरे निशान में ही क्लोज हुए हैं। अब यूरोपियन मार्केट्स का आप हाल देखेंगे
तो मिला जुला ट्रेड दिख रहा है। फुटसी 1/4% नीचे है। डैक्स और कैक में हम 1/4% की बढ़त देख रहे हैं। अब साथ ही अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं कि वहां पर क्या रुझान बना हुआ है, और रुझान सुस्ती का ही है। 47 अंक इनफैक्ट रिकवर हो गया। अभी शो की शुरुआत में 50 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, जो कि निचले स्तरों से रिकवर हो गया है, और नेस्डेक फ्यूचर भी अब 16 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। क्विकली देख लेते हैं कच्चे तेल को, और कच्चा तेल तो 61 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है, 0.25% नीचे लुढ़का हुआ है। और रुपए की शुरुआत के बाद आज दिन भर का जो ट्रेड है वो मजबूती का ही है। 12 पैसे की मजबूती रुपए में दिख रही है। तो ओवरऑल संकेत रुपए से क्रूड से तो ठीक ही है, मतलब बुरे तो नहीं है। हाँ, बुरे नहीं है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि खराब है। हाँ। ये भी कह सकते हैं कि कोई अच्छे भी नहीं है, सुस्त है। तो सुस्ती में, ऐसे में अगर जब सुस्ती है तो हमें 10-800 क्यों तोड़ना है? 10-800 नहीं तोड़ेंगे, ये बात पक्की है। तो 10-800 आपका स्टॉप लॉस है तेजी की पोजीशन पे, ठीक है, और खरीदना है। अच्छा, अब खरीदने में बड़ा पैसा बन जाएगा ये मत सोचिएगा। 10,850, 10,860 बस उतना, ठीक है, बहुत हो गया था 10,875। वो भी इसलिए कि चलिए सुबह कुणाल जी थे नहीं तो मंदी करने वालों को मौका मिल गया। अभी कुणाल जी आ गए तो थोड़ा मेरा भी जोश लगा, इसलिए सुबह तो कॉल दिया नहीं था खरीदने का। लेकिन अभी मुझे लग रहा है 25-30 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में। अच्छा। तो उसके लिए एक ट्रेड बनता है खरीदारी करने का। 10,800 यानी कि आज का लो है ना 10,798, एग्जैक्टली वहीं पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए आज के लो पर, और 25-30 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर 10,820-25 के आसपास मौका मिले तो कर लीजिए, लेकिन कोई बड़ा पैसा बनेगा इसकी संभावना नहीं। तो अगर या तो नोटा है नो ट्रेड, या फिर 25-30 पॉइंट के लिए, ठीक है। अच्छा, डेटा देखकर भी लग रहा है कि रेंज में रहेगा अभी निफ्टी। निफ्टी रहना चाहिए, क्योंकि एक्शन है ना, एक्चुअली आज निफ्टी डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड बैंक निफ्टी करेगा। वीकली एक्सपायरी भी, और बैंक निफ्टी के डेटा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो निफ्टी पर 10,800 का स्टॉप लॉस। हाँ, एक चीज कह सकता हूँ दीपाली, वो है कि अभी तक जो संकेत मुझे दिख रहे हैं उसके हिसाब से क्लोजिंग आपको 10,800 के नीचे की नहीं मिलेगी निफ्टी। हाँ, इतना मेरा भरोसा है कि निफ्टी 10,800 के नीचे बंद नहीं होगा। हाँ, अगर गलती से कि बैंक निफ्टी पे दबाव बन जाए और उस वजह से निफ्टी कहीं गिरा जाए, कुछ हो जाए, 10,800 के नीचे बंद होता है बैंक निफ्टी आज, तो फिर आपको तेजी की पोजीशन कम करके जाना चाहिए 100%। अच्छा, 10,800 के नीचे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने पिछले 3 दिनों में इस हफ्ते में तेजी की कोई भी पोजीशन बनाई है, निफ्टी 10,800 के नीचे आज बंद होता है, तो कृपया करके आप अपनी तेजी की पोजीशन में, चाहे आपका ट्रेड प्रॉफिट में है या लॉस में, आपको स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना चाहिए। अगर 10,800 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी रिस्क नीचे 50 से 100 पॉइंट की और खुलती है कल के लिए, तो फिर इसलिए 10,800। लेकिन मेरा अभी भी बहुत स्ट्रांगली मानना है कि 10,800 पर रुकेगा, मतलब 10,800 के नीचे नहीं बंद होगा, और इनफैक्ट उसके पहले एक जोर लगा सकता है ऊपर जाने का 20-30 पॉइंट का। ठीक है, तो छोटा ट्रेड अगर लेना है छोटे मुनाफे के लिए तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 10,850, 10,860 के टारगेट्स होंगे। 10,800 के टूटने की संभावना कम है। टूटा तो फिर आपको कोई तेजी की पोजीशंस नहीं बनानी है, इनफैक्ट एग्जिट कर लेनी है। अच्छा, निफ्टी बैंक ये 34 अंक नीचे है, 27,220 के आसपास। 27,200 निर्णायक लेवल है बचे हुए समय के लिए। 13 लाख शेयर पुट में है और 14 लाख शेयर कॉल्स में है, बराबरी का मामला है। 27,200 के ऊपर है तो थोड़ी रिकवरी आ सकती है। बैंक निफ्टी में एक ही इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ डेटा देखेंगे तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में मामला क्या है। मामला शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। 27,300, 27,400, 27,500 हर एक लेवल पर शॉर्ट्स बनी हुई है बैंक निफ्टी में। ऐसे में ऊपर बढ़ने में पसीना आएगा, आसानी नहीं है, ऐसा आप भाग नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये कि आप 27,200 को होल्ड करके रखें। ठीक है, संभावना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट ज्यादा है, लेकिन मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि अगर मैं निफ्टी में उम्मीद कर रहा हूँ ऊपर आएगा, तो मैं बैंक निफ्टी में भी उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार की एक शॉर्ट कवरिंग का बाउंस आ सकता है। अब उसमें आपको फटाफट प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। 27,150 ये आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पे, कैश लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, 27,200, 27,225 की रेंज में एंट्री करनी है, आपको खरीदना है। 27,300 पहला टारगेट है, और 27,300 के पार निकल कर टिके तो 50 से 100 पॉइंट और मिलेंगे। 27,300 पहला समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी में एक मौका खरीदारी का, तो मेरा ये मानना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक मौका खरीदारी का। बोल्ड कॉल है, मुश्किल कॉल है, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा कॉल देना थोड़ा आसान काम नहीं है, इसलिए आप बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चले और सक्सेस रेशियो 50% ही मान के चले। हाँ, मतलब ये किसी भी तरफ मुंह बढ़ा देने की तैयारी है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस निफ्टी में ज्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है। मैं फिर से बता दूं,
बैंक निफ्टी में कम है, निफ्टी में ज्यादा है? निफ्टी में ज्यादा है कि निफ्टी नहीं गिरेगा। मैं निफ्टी में आपको कह सकता हूं कि 10,800 के नीचे क्लोजिंग होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। वीकली एक्सपायरी के दिन इतना आसान भी नहीं होता बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना, खासतौर से तब जब है ना दीपाली बहुत टाइट रेंज रही हो ना बैंक निफ्टी की, पूरे दिन ही नहीं पूरे हफ्ते, ये पूरी सीरीज वीकली वाली ऐसे निकाल दी इन्होंने, है ना। 27,400 27,600 में तो कल ब्रेक डाउन हुआ है थोड़ा नीचे, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स ऊपर के बने हुए हैं और ये कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। निफ्टी कह रहा है कि मुझे नहीं गिरना है, बैंक निफ्टी कह रहा है मुझे नहीं बढ़ना है। श्रीकांत जी ऐसा ही है ना कुछ? बिल्कुल बैंक निफ्टी का तो ऐसा ही है। हाँ। पूरे वीक का अगर आप 17 तारीख से लास्ट एक्सपायरी से देखते हो तो मोस्टली जो मैक्सिमम टाइम था मार्केट का बैंक निफ्टी का वो तकरीबन 27,400 के करीब ही था, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट साइड पे। कल के दिन में हमने डेफिनेटली एक बिकवाली देखी थी, क्योंकि अगर पूरे हफ्ते तक अगर एक ही रेंज में मार्केट रहे और अगर उसका लो ब्रेक होता है तो हमें एक बिकवाली देखने को मिलती है। आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ने जो एक प्रीवियस इमीडिएट लो था 27,180 का, उसे ब्रेक करके थोड़ा सा एक ट्रैप फॉर्मेशन करके रिकवरी की है। तो पॉसिबल है कि शायद हम लोग इसी लेवल पे क्लोज आए या तो 27,300 के करीब करीब क्लोज आए। बट येस, जैसे भी आपने अनिल जी ने बताया कि निफ्टी वो 10,800 के करीब इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और इनफैक्ट अभी जो करंट फॉल हुआ है उस फॉल का ऑलमोस्ट एक बड़ा रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है। तो हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 10,870 880 का, मे बी आज के दिन में या कल के दिन तक, और फिर वहाँ पे वापस एक निर्णायक लेवल बन जाएगा। लेकिन करंट लेवल से पुल बैक काफ़ी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपको बता दी गई है, लेवल्स भी बता दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको लेना है ट्रेड। अब वापस फोकस करते हैं स्टॉक्स पर, और यस बैंक के कुछ ही देर में आएंगे रिजल्ट्स, साथ ही बायोकॉन के रिजल्ट्स आएंगे शाम को। दोनों ही नंबर्स कैसे रह सकते हैं क्विकली जान लेते हैं हमारे दो सहयोगी से। देवांशी हमारे साथ मौजूद है यस बैंक की एक्सपेक्टेशंस लेकर, बताइए देवांशी। बिल्कुल, यस बैंक इस तिमाही में यहाँ पे जो मार्केट का फोकस है वो इसी पर है कि एक तो जिस तरह से नए सीईओ और एमडी की नियुक्ति कब तक होती है, इस पे क्या कोई मैनेजमेंट बातचीत करता है, और इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से आरबीआई का डाइवर्जेंस हर तिमाही में हमें देखने को मिलता है, तो असेट क्वालिटी कितनी रहती है इस पर फोकस होगा मार्केट का। इसके साथ ही अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये तिमाही भी काफ़ी मजबूत रहने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। ब्रोकर्स मानते हैं कि यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है लगभग 30% से लेके 33% तक बढ़ने का अनुमान यहाँ पे बन रहा है 2500 करोड़ के ऊपर। साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो लगभग यहाँ पे 4.5% बढ़ने का अनुमान है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोविजन के नंबर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है। जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है वो ये मान रहे हैं कि प्रोविजन की वजह से यहाँ पे जो मुनाफा है वो थोड़ा सा कम बढ़ने की उम्मीद इस तिमाही में भी बन रही है। स्लिपेजेस अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कम होने की उम्मीद है, लेकिन स्लिपेजेस अभी भी थोड़े से हाई होंगे। रिकवरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि इस तिमाही में रिकवरीज कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। होलसेल लोन यहाँ पे थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, कॉर्पोरेट लोन्स, और अगर लोन बुक 40% से ज़्यादा आती है तो इंडस्ट्री एवरेज से भी ज़्यादा होगा, तो ये यस बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। और जो मार्जिन है वो स्थिर रहने की उम्मीद है। कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखने को नहीं मिलेगा। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वार्टर भी स्ट्रॉन्ग रहे यस बैंक के लिए, वैसा ही माना जा रहा है। ठीक है, कुणाल जी यस बैंक के लिए जरा रेंज बता दीजिए रिजल्ट से पहले। कुछ ही देर में इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, 3 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, मुझे लगता है दीपाली एक बहुत सीमित दायरे में काउंटर ट्रेड कर रहा है। 203-204 रुपए फ्यूचर्स में ऊपर का इसका एक दायरा है। जब तक वो लेवल पार ना हो नई तेजी नहीं करनी चाहिए। और नीचे की ओर अगर आप देखें तो 186 रुपए 186 पर सपोर्ट है, तो 186 और 204 ये जो दो लेवल्स हैं इनको वॉच करना है। 204 रुपए 203 रुपए के ऊपर ये निकलेगा तो मुझे लगता है कि फिर एक 220 रुपए तक का एक मोमेंटम बन सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज है। मेरी राय में फिलहाल इसको अवॉइड करें बेहतर है। दोनों में से एक लेवल के टूट जाने का इंतजार करना चाहिए। बायोकॉन के रिजल्ट्स आएंगे आज, नंबर्स कैसे आ सकते हैं शानदार से जान लेते हैं, बताइए। शानदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, खासतौर पे बॉटम लाइन फ्रंट पे जो मुनाफा है उसमें 2 गुना के आसपास की बढ़त आ सकती है। देखिए, इसमें देखने लायक बात यही है कि इनका जो बायोलॉजिक सेगमेंट है, जो बायोसिमिलर वाला सेगमेंट है, उसमें 100% से ज़्यादा की बढ़त इस बार आ सकती है। 18% के आसपास वो आय में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब उसका जो योगदान है वो भी बढ़कर करीब 30% के आसपास हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो जो ज़्यादा मार्जिन वाला सेगमेंट है उसका योगदान आय में बढ़ता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि इनके जो मार्जिन है उसमें भी करीब 5% के आसपास का इजाफा आएगा।
ऑपरेटिंग आधार पे नंबर देखें तो करीब 67% इनका EBITDA बढ़ेगा, आय में 35% के आसपास की बढ़त आएगी और उसके साथ साथ इनकी जो लागत है और जो वेतन खर्च है वो भी घटता हुआ दिखेगा और बायोलॉजिक्स का सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, तो इससे जो मार्जिन है उसमें करीब 5% के आसपास का इजाफा आएगा। तो नेट जितनी भी चीजें हो रही है, दूसरा इनका जो क्रैम सेगमेंट है वो भी अगर आप देखें 31% आय में योगदान रखता है, उसमें भी करीब 20% के आसपास की ग्रोथ आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कई सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिस वजह से मुनाफे में 2 गुना के आसपास की बढ़त साल दर साल आ सकती है। तो नंबर्स अच्छे रह सकते हैं बायोकॉन के। अब इस पर एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। आशीष कुकरेजा हमारे साथ मौजूद है क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट से। आशीष, गुड आफ्टरनून। बायोकॉन के बारे में बताइए, नंबर्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है, मुनाफा 2 गुना बढ़ सकता है, स्टॉक 670 के आसपास कारोबार कर रहा है, रिजल्ट से पहले खरीदना चाहिए बायोकॉन या फिर रिजल्ट के बाद? देखिए, आई थिंक बाद में खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दीपाली, जो हम नंबर्स की बात करें वो कहीं ना कहीं प्राइस में है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर काउंटर्स इन द स्पेस, जहाँ पे ये पूरा क्वार्टर प्रॉब्ली एक फ्लैटिश जैसा क्वार्टर रह सकता है फार्मा के लिए। चुनिंदा ही तो कुछ नाम है जो प्रॉबेबली आर ड्यू टू द लो बेस इफेक्ट आर डूइंग प्रीटी वेल, और कुछ जो की वर्टिकल्स हैं वहाँ पे अच्छे ट्रैक्शन आ रहे हैं। सो बायोकॉन इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक्स, नो डाउट अबाउट इट, बट लाइक आई सेड शायद भाव में ये रिजल्ट है, वेट करना ही बेहतर होगा। इंतजार करें, ज़्यादा बेहतर होगा। कर लेते हैं सर इंतजार, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी क्या है, आराम से आने दीजिए बायोकॉन को सही लेवल पर। लेकिन अच्छी बात है कि बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये कंफ्यूज करके रखा हुआ है, इसको जाना किधर है। कल भी लगभग पूरा दिन इसने 670 के आसपास बिता दिया, आज भी पूरा दिन 670 के आसपास ही रहा है। तो मतलब कोई बड़ा मूव न ऊपर की तरफ आ रहा है न नीचे की तरफ। ओके लेकिन जिन स्टॉक्स में बड़े मूव आ रहे हैं, चलिए उस पर फोकस। जेट 7.5% हो गया, माय गुडनेस, भागे जा रहे हैं। तो क्या बात है, वाह। कैश में फ्यूचर्स देखिए, अरे फ्यूचर देखिए, पूरी की पूरी डिस्काउंट खत्म, क्या बात है। देखिए 262, अरे एक ज़माने में 762 भी होता था, 262 और कैश में हो गया है। दोनों जरा एक साथ दिखाइए, फ्यूचर और कैश, थोड़ा आइडिया लगेगा कि लगता है फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। इसका मतलब तो ये समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये है कैश का लेवल 269, 1.5% ऊपर, और फ्यूचर्स है 7.5%, 263, 263। तो डिस्काउंट रह गया सिर्फ 6-7 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं। ओके चलिए, ये है आपके लिए जेट एयरवेज। इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कम से कम फ्यूचर्स में देखना होगा, आज ओपन इंटरेस्ट अभी तक वैसे घटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ऑप्शंस में घटा होगा तो 3 बजे हम आपको बताएंगे बैंड से बेनिफिट में क्या ये बैंड से बाहर आने को तैयार है। उज्जीवन और इक्विटास दोनों ही स्टॉक मजबूत है। उज्जीवन के नतीजे के बाद 305 का आज का हमारा तीसरा टारगेट था शायद, है ना, 305 ही था मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है, और वो हासिल हुआ है 305 का टारगेट। ये बताइए श्रीकांत जी, उज्जीवन और इक्विटास अगर किसी के पास है तेजी की पोजीशन तो क्या करें हम? देखिए, अगर ट्रेडिंग पोजीशन हो तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ आ चुकी है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। और रिजल्ट के पहले जो प्राइस थी वो तकरीबन थी 260-65 के करीब की, अभी हो गई है 300-310 के करीब की। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली उसे ले लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस अगर है किसी के लिए काफ़ी ओल्ड अगर परचेसेस है तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें होल्ड करके चलना चाहिए। और इनफैक्ट उज्जीवन फाइनेंस तो सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी दिया था, खरीदारी की कॉल दी गई थी और स्टॉक में अच्छा एक्शन में दिखा। इनफैक्ट जो टारगेट था वो 292, 300 और 305, 305, हाँ हाईएस्ट 305 था, याद आ गया मुझे भी, और आज का हाई है 346। तो टारगेट हिट हुए हैं तीनों। तो उज्जीवन फाइनेंस में अच्छी तेजी बनी। इनफैक्ट आप देखिए सुबह क्या एनालिसिस स्टॉक का किया गया था, क्या टारगेट्स आपको दिए गए थे। उज्जीवन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार, 280 का स्टॉप लॉस है, 292, 300, 305 यहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सलाह पर खरीदा है, 300 के पार निकल चुका है, 305 का आखिरी टारगेट था। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं, तो मेरी सलाह पर जिसने खरीदा है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शुभम जी, अब क्या उज्जीवन में मुनाफा ले लेना चाहिए जिसने सुबह खरीदा या फिर रखे हुए भी? दीपाली, मुझे लगता है कि ये जो आज अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है वो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है। एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट जो बना है
उसको लॉक कर लेना चाहिए, बिकॉज अनयूजुअल एक्टिविटी है रिजल्ट के बाद और अच्छा मूव देखने को मिला। मार्केट ओवरऑल साइडवेज है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 310 के पार निकल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो आज पैसा बना है तो मुझे लगता है कि बुक करके एक बार मुनाफा घर ले जाना चाहिए। उज्जीवन, जहाँ तक मुझे याद है कई बार आशीष जी ने भी रिकमेंड भी किया, ट्रैक भी करते हैं। आशीष जी, आपकी राय नतीजे के बाद? देखिए अनिल जी, बिल्कुल जिस तरीके से ये एक रिजल्ट दर्शाता है कि कैसे एनबीएफसी की चपेट में कुछ अनरिलेटेड स्टॉक्स भी आ गए थे। आई वुड नॉट से कि प्रेशर नहीं था, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एसेट लायबिलिटी मैच का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एनबीएफसी का एक जैसा नहीं है। बट मैं संक्षेप में ये बोलना चाहूँगा कि इस समय मैं इस नेचर के ट्रेड्स कभी रिकमेंड नहीं करता अनिल जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जैसे कि बाकी एनालिस्ट दोस्त भी बोल रहे हैं कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक जो मूव है ये प्ले आउट हो चुका है, क्योंकि नतीजों से पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये काउंटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई थिंक एक पेयर ट्रेड मैंने आज तक कभी बहुत कम दिए हैं। उज्जीवन लॉन्ग कर सकते हैं, सॉरी उज्जीवन शॉर्ट कर सकते हैं और इक्विटास लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर अभी मुझे लगता है हेडरूम बाकी है। और चलेंगे तो काउंटर्स आपको पता ही है थोड़ा साथ साथ रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेड में फायदा हो सकता है आने वाले 15-20 दिन में। यानी स्टॉक यहाँ से और भी मजबूत हो सकते हैं। और जब ये गिरे भी थे कुछ समय पहले, तब भी उस समय भी जो हाई होता था उज्जीवन का वो 380 के आसपास होता था। उस हिसाब से देखें तो जो रिकवरी बनी है वापस निचले स्तरों से, उसमें अभी भी स्पेस है। लेकिन अशोक लेलैंड इस स्टॉक को देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, 15 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। स्टॉक कल भी 3-4% लुढ़का था, आज वापस से 5% कमजोर है। इस पर पहले तो कुणाल जी आप अपना व्यू दे दीजिए, उसके बाद एक व्यू आशीष का भी लेंगे। अभी बताइए और कितना नीचे जाने की गुंजाइश है इन स्तरों से? देखिए स्ट्रक्चर बहुत खराब है दीपाली, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि सपोर्ट अब बहुत करीब है, यानी कि 81-82 रुपए के आसपास मुझे इसमें एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सपोर्ट नजर आता है। और ये काउंटर आप देखिए 170-175 का हाई लगा लेने के बाद वहां से आधा हो चुका है, तो इन स्तरों पर मुझे लगता है बेचने के लिए बहुत देर हो गई है। जिनके पास पुराने शॉर्ट्स हैं उनको मुझे लगता है कि 82-83 के रीजन में वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे तुरंत जाएगा इसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो मुझे लगता है सेलिंग थोड़ी ओवरडन है और एक पुल बैक की तैयारी है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास शॉर्ट है मुझे लगता है अनवाइंड करना चाहिए। जी आपकी सलाह क्या है अशोक लेलैंड पर? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो 120, 130, 115 के भाव पर इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन? और जो लेना चाहते हैं, क्या ये एंट्री का टाइम है या फिर रुकना चाहिए अभी भी? और क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू तो अभी भी काफी नेगेटिव है स्टॉक पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर्स में कुछ ऐसी चीजें रही जो प्रॉब्ली मार्केट वाज टेकन बाय सरप्राइज, जिस तरह के वॉल्यूम की एक आउटलुक दी कंपनी ने, वो डेफिनेटली एक उत्साहजनक बात है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा जो पिछला क्वार्टर और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो हम सब समझ रहे हैं कि एक फ्लैटिश रुझान रह सकता है इस सेक्टर में, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है मार्केट का, सो टू स्पीक, बिकॉज गोइंग अहेड इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। सो आई थिंक अगर ये मूव थोड़ा और मार्केट के साथ साथ बना रहे तो वो अच्छा मौका होगा इस स्टॉक से एक बार एग्जिट लेने का। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, लाइक आई सेड, वन ऑफ दोज selected few stocks which surprised you because of the management outlook। तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर आए। आइए कल के नतीजों पर करते हैं फोकस। दो बड़े नतीजे कल, एक तो L&T और दूसरा है मारुति। तो संदीप ग्रोवर और डिम्पी दोनों हमारे साथ हैं। डिम्पी, आप कौन सा बताने वाले रिजल्ट? मैं जी मारुति और मरुति। कल यूनाइटेड स्पिरिट्स आपने दिया था ना? हाँ सर। ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ ये दूर दूर रहना चाहिए। दूर रहना, हाँ ये कल और आज वाला है। ड्रिंक वाला कल था, आज ड्राइव वाला है। आज ड्राइव वाला है, ठीक है। और ये मारुति का जो मारुति का शेयर है ना जी, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा तेल इस बार खत्म हो जाएगा। तो जो बात होती है ना कि इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, तो इस बार शायद खत्म हो जाएगा इसका पेट्रोल, वो इस वजह से, क्योंकि एक मिनट रुकिए। शारदा क्रॉपकेम के रिजल्ट आ गए, पहले वो रिजल्ट फटाफट बता दें, उसके बाद आपके पास पोल के लिए आते हैं। मारुति का 10 करोड़ से मुनाफा 20 करोड़, बढ़िया नंबर से 7% ऊपर। कुणाल जी तैयार हो जाइए, शारदा क्रॉपकेम के चार्ट के साथ 319-320 चल रहा है। आय में भी अच्छा इजाफा है, 325 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ आय हुई है, मुनाफा हुआ है दुगुना। बताइए कुणाल जी।
देखिए एक शानदार ब्रेकआउट आते हुए अनिल जी नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू रहता है। बहुत ही ज्यादा लिक्विड काउंटर है, लेकिन अगर आपका निवेश है तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। यहाँ पर 325 का टारगेट होना चाहिए, 322 और 325 ये दो इंट्राडे लक्ष्य होंगे। 322 पार हुआ तो 325 का लेवल आएगा, और 312 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक मुझे लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। 312 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पर भी होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग पोजिशन। 312 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करें? देखिए फ्रेश खरीदारी इसलिए नहीं करनी चाहिए जी कि बहुत ज्यादा इलिक्विड है, तो मैं इसमें ट्रेडिंग की राय नहीं देता हूं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए ये है आपके लिए राय शारदा क्रॉप कैंप है। अच्छा डिम्पी, आप बताइए, आप मारुति का अनुमान बता रहे हैं। हाँ, मारुति का अनुमान अगर आप ईयरली यानी कि सालाना बेसिस पर देखेंगे, वैसे आपको नंबर ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम इनके पिछले क्वार्टर से होती हुई दिखी, जब सेल्स के आंकड़े उम्मीद से बिल्कुल ठीक नहीं थे और इस बार का फेस्टिवल सीजन में इन्होंने ज़्यादा गाड़ियां बेची नहीं। तो इसलिए पहले मैं आपको ईयरली यानी कि सालाना बेसिस पर प्रॉफिट बता देता हूँ। वो घटेगा 3.5%, इनका रेवेन्यू करीब 1 से 1.5% बढ़ेगा, इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी घट जाएगा, वो 11% से घटकर 2697 करोड़ हो जाएगा, और इनका जो मार्जिन है उसमें भी डाउनफॉल होएगा, ये 15.5 के मार्जिन घटकर 13.5 के मार्जिन हो जाएंगे। ये साल दर साल है, यानी कि सभी चीज़ों में आपको नुकसान दिखेगा सिर्फ कुल मिला के, क्योंकि इनकी गाड़ियों का प्रोडक्ट मिक्स बहुत है, एंट्री लेवल से लेके सेडान सेगमेंट तक की गाड़ियां रखते हैं, इसलिए इनका रेवेन्यू किसी तरह से 1 से 1.5% बच गया जो कि प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज मार्जिन पे, कामकाजी मुनाफे पे और मुनाफे पे, तीनों पे आपको स्लाइड दिखेगा। तिमाही आधार पर तो और खराब तस्वीर हो जाएगी, क्योंकि तब मुनाफा करीब 22% घट जाएगा, क्योंकि पिछली तिमाही में ही एक्चुअली इनकी मेन प्रॉब्लम दिखी है जब इस फेस्टिवल सीजन के अंदर गाड़ियां नहीं बेच पाए। एक और चीज जो इसके तिमाही नंबर्स पे मार्केट की कमेंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें यह देखना होगा कि आगे चल के कंपनी डिस्काउंट की पॉलिसीज क्या रखती है, क्योंकि इस बार के क्वार्टरली नंबर पे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिए गए, इसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी गिरे, इनके प्रॉफिट भी गिर गए। इनके वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर करीब 0.5% का श्रिंक देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है कि एंट्री लेवल पे अभी इन्होंने वैगनार नई लॉन्च की है, कल ही लॉन्च की है 4.25 लाख रुपए के आसपास की, तो वहां से इनको कितनी उम्मीदें हैं ये कमेंट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। इसके अलावा कमोडिटीज की कीमतें और रुपए की कमजोरी भी इस बार के नंबर से प्रेशर डाल रही हैं, तो क्वार्टर बेसिस पर और सालाना बेसिस पर नंबर अच्छे नहीं आ रहे मारुति के। ओके, मारुति के नंबर से कमजोर, मजा नहीं है मारुति में ट्रेड करने का, और इसीलिए आज नितिन जी ने पीसीआर में मारुति का पुट खरीदने की भी राय दी थी इस वक्त। शुभम, मारुति में मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से आई थिंक 7500 से कंटिन्यूसली मैं मारुति में सेल कॉल रिकमेंड करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सिग्निफिकेंट कॉल रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी हालांकि प्राइस थोड़ा सा नीचे ऑलरेडी आ चुका है, बट हायर साइड में हमने देखा कि जब जब पुल बैक आया है स्टॉक में तो सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिला है, और एक चैनल से ब्रेकडाउन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 7400 के लेवल पर, जहां पे इसका मीडियम टर्म ट्रेंड भी अब मुझे लगता है कि एक रिवर्सल हो चुका और नेगेटिव है। तो रिजल्ट के बाद अगर कोई उछाल भी टेम्पररी आता है तो मुझे लगता है फिर भी बेचना चाहिए, अभी भी बेचना चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसमें पोजिशनल टारगेट लेकर के चल रहा हूँ 6600 का। तो एक बड़ा गिरावट एटलीस्ट 400-450 रुपए का करेक्शन तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर इसको 10-15 दिन भी दिया जाए तो एटलीस्ट वहां तक करेक्ट होना चाहिए। अच्छा। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, 7100 पे स्टॉप लॉस रखे और 6600 का टारगेट होगा। आना होगा तो फिर कल परसों में आ जाएगा, देखो रिजल्ट के साथ में, बाद में क्या है, आना हो तो आ ही जाएगा। फिर आप तो 7200-300 क्या पहले से ही लगातार रिकमेंड कर रहे थे। अच्छा हुआ अभी तक तो हमारा जो ये सेक्टर ऑफ द ईयर है नीचे की तरफ वो बिल्कुल ऑटो में मामला ढीला ढाले ही है, मारुति खराब ही है। लेकिन L&T ये एक और दिग्गज है, कल नतीजे पेश करेगा। नतीजे कैसे आएंगे ये पूरी की पूरी जानकारी संदीप के पास है। संदीप थोड़े बताएंगे हमें आप? बिल्कुल पूरा बताएंगे। 10 से 20% ये वो ब्रैकेट है जिसमें इनकी आय और मुनाफे की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय अगर आप देखें साल साल उसमें 14% के आसपास की बढ़त आएगी। ईपीसी सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इनकी आय जहां से आती है उस सेगमेंट में इस बार एग्जीक्यूशन में सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि जो ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार है उसमें इस बार सुधार आएगा, जिससे आय भी बढ़ेगी, मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा और उसका जो इम्पैक्ट है इनके मुनाफे पर भी देखने को मिलेगा। हम अनुमान कर रहे हैं कि इस बार इनके जो ऑर्डर इनफ्लो है वो करीब 17 से 17,500 करोड़ रुपये के आसपास के देखने को मिलेंगे।
और जिस तरह से एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है उससे इनके जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। मार्जिन 10.9% के थे, वो बढ़कर 11.2% के आसपास इस बार देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुनाफा है उसकी ग्रोथ आपको थोड़ी बेहतर नजर आएगी, 18 साढ़े 18% के आसपास की, क्योंकि जो अन्य आय का नंबर है वो इस बार बढ़ता हुआ दिखेगा। करीब 2 गुना के आसपास की बढ़त यहाँ आएगी, जिस वजह से ऑपरेटिंग आधार पर जो नंबर्स हैं उसके मुकाबले जो मुनाफे की ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए मुनाफा और जो आय है वो 10 से 20% बढ़ेगी, लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि ऑर्डर इनफ्लो कितने आते हैं। हम मान रहे हैं कि 17 से साढ़े 17 हजार करोड़ के आएंगे। और दूसरी बात, अगर एग्जीक्यूशन इंप्रूव होना है तो कहां से पता चलेगा, वो वर्किंग कैपिटल साइकिल से पता चलेगा। Q2 में अगर आप देखें ये आय का करीब 20% हिस्सा था और जो लक्ष्य है FY19 का वो 18% के आसपास का है। तो ये नंबर कहां पे आता है उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा कि इनके मार्जिन में कितना सुधार होता है। तो ये L&T के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन श्रीकांत जी आपके हिसाब से रिजल्ट से पहले अगर कोई ट्रेड लेना हो तो किस तरफ लेना चाहिए? देखिए इसमें एक लगातार बिकवाली बनी है और 1440-1450 के करीब ये स्टॉक था, वहाँ से बिना कोई एक पुल बैक दिए हुए एक गिरते जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे जो न्यूज़ फ्लो थे वो भी इसके लिए डिस्टर्बिंग थे, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के करीब जा रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग नहीं करने का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि कोई लॉन्ग कर ले करके, बट अगर शायद रिजल्ट के बाद अगर इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट हो और अगर ये स्टॉक 1250 या 1240 के करीब अगर मिले तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाएगा और उस लेवल के करीब करीब इसे बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से कोई पुल बैक नहीं है, इसके लिए मुझे लग रहा है अगर शायद हमें बाउंस बैक मिल जाएगा रिजल्ट के बाद तो उसमें हमें बिकवाली करनी चाहिए। ओके, बिकवाली करनी चाहिए, ये है राय इस वक्त आपके लिए L&T में। और सुबह L&T का पुट भी खरीदने की राय है नितिन जी ने। हाँ नितिन जी, आज L&T और मारुति दोनों का पुट खरीदने की राय। जैसे पिछले 1-2 ट्रेड थोड़े खराब गए थे नितिन जी के, PCR में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने सारे फिल्टर चेंज किए वापस। उन्होंने बोला कि थोड़े से फिल्टर 1-2 फिल्टर में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो उन्होंने टाइट कर दिया फिल्टर। उनके कोटक बैंक वगैरह के हाँ नहीं, शुरू के 8 तो धड़ाधड़ अच्छे गए, फिर 2-3 खराब हो गए। अच्छा। तो कभी कभी वो हो जाता है कि भाई कहीं एक आध फिल्टर में आप सोचते हो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो वो नितिन जी को समझ में आ गया। नितिन जी बोला आपके बार एकदम परफेक्ट फिल्टर के साथ में दे रहा हूँ। तो दोनों ही देखिए स्टॉक ढीले ही ट्रेड कर रहे हैं, L&T भी और मारुति भी। और उनका मैसेज भी आया कि देखिए मारुति का पुट थोड़ा प्रॉफिट में भी है, जहाँ से रिकमेंड किया था तब भी होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए कल पैसा बनेगा, ऐसा उनका विशेषकर मानना है। ओके, इस बीच बड़ी खबर आने की तैयारी में है। ओके, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव आ रही है। बैंक से बेनिफिट की भी तैयारी 3 बज गई, रजत आने को तैयार हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या कोई स्टॉक बैंक से बाहर निकलने वाला है, वो भी बताएंगे। और साथ ही बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की भी तैयारी है। चलिए वो उसका हम इंतजार करते हैं, तब तक रिलायंस पर एक राय ले ली जाए जो कि 1.5% मजबूत है। राकेश जी देखिए चार्ट्स। अनिल जी, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है इसमें, पर्टिकुलर लेवल की वेट कर रहा हूँ, वेट क्लोजिंग की अगर वहां पे क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय कॉल आएगा। तो लेवल अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। 1246-47 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली अनिल जी इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है, तब यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक रडार पर है, अगर लेवल टूटेंगे तो यहाँ पर BTST या चार्ट कॉर्नर आएगा। ठीक है, तो ये रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। स्टॉक अभी भी 1243 के आसपास कर रहा है कारोबार। अच्छा, PVR, इस पर आशीष जी आपका व्यू क्या है? रिजल्ट्स तो इसके अच्छे आए हैं, हालांकि मार्जिन जो है इनके वो भी बढ़े हैं 19.5% के आसपास, लेकिन स्टॉक में वैसा एक्शन दिखा नहीं। ये पहले से चला हुआ था, ये रीजन रहा है या फिर कोई और फैक्टर दिखता है आपको? आई थिंक ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि थोड़ा एक ओवरबॉट तो हो गया था, क्योंकि इस सेगमेंट में अब क्योंकि बहुत ऑप्शंस बची नहीं है अच्छी, तो फ़ायदा बहुत मिलता है और वैल्यूएशन इस समय काफ़ी रिच हैं। और अब हाल फिलहाल में देयर आर नॉट टू मेनी ऑफ दीज मेगा आई वुड से रिलीजेस टू कम। सो कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे जो रिलीजेस हैं उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। सो आई थिंक ये एक तरह का ट्रेडिंग स्टॉक है अभी, इस वैल्यूएशन वाइज तो इट्स ऑलरेडी इन अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव जोन आई वुड से। ओके, महंगा तो है हमेशा, ये टिकट भी तो महंगे बेचते हैं। आप जाते हो PVR में, मतलब टिकट खरीद पाते हैं आराम से? आशीष जी आप तो खरीदिए, तो आपकी क्या कमी है सर? तो लेकिन है तो महंगे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, महंगा ही है। और जब किसी स्पेशल लास्ट टाइम मुझे याद है मैं अपनी माता जी को लेके गया था, वो जो पूरा लेटने वाली सीट है उसके लिए हम नहीं जाते PVR में मूवी देखने। रिक्लाइनिंग वाली जो 350-400 रुपए वाली PVR में की जो ये शानदार परफॉर्मेंस है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो है राकेश जी, जो हर हफ्ते जाकर PVR के
अंदर अपना कंट्रीब्यूशन। पिक्चर से कोई मतलब नहीं है उनको, जाना ही मतलब कोई भी हो। बाद में आके थोड़ा अफसोस कर लेंगे, कभी खराब निकल जाती है पिक्चर तो अलग बात है, लेकिन जाएंगे जरूर। राकेश जी को केवल पॉपकॉर्न में इंटरेस्ट। राकेश जी, इस वीकेंड का क्या प्लान, कौन सी देखने जा रहे हैं पिक्चर? अनिल जी, वो एक आई है ना मूवी सैनिक्स पर, वो अभी देखी नहीं मैंने। अच्छा, उरी। हाँ, यूरी, वो अनिल जी देखनी है। बट अनिल जी, मेरी गुजारिश है आपसे, हाँ। देखिए मेरे को पिक्चर की टिकट नहीं खलती है, हाँ। बट जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना तो वो एक चार्ज लगाता है 35-40 रुपीज का। अच्छा, वो चार्ज नहीं लगना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी डिजिटल इंडिया करते हैं कि डिजिटल इंडिया आए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे मुझे लगता है कि वो जो चार्ज है वो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए। बात तो सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, उल्टा ऑनलाइन में तो पैसे कम लगने चाहिए, ज्यादा लग रहे हैं तो गलत बात है। ये तो पॉइंट तो उठाना पड़ेगा भाई। ओके, जरूरी है। मणिकर्णिका भी तो रिलीज हो रही है। हाँ, वही मैं सोच रही थी, राकेश जी वो क्यों नहीं जा रहे देखने? कल ही हो रही है वो रिलीज। पता नहीं, अभी पिछला बैकलॉग काफी चल रहा था। पहले वाली भी अभी तक देख नहीं पाए। मणिकर्णिका रिलीज हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल से कंगना रनौत की पिक्चर है। अनिल जी, वो तो मैं पहले जाऊंगा मैं। अच्छा, पहले क्यों, ऐसा क्यों? भूल गए। नहीं अनिल जी, देखिए लेटेस्ट मूवी है, वो तो पुरानी हो गई, उसको सैटरडे संडे को देखेंगे। अगर वो आ रही है तो उसकी टिकट पहले बुक होगी। चलिए, बढ़िया है, लेकिन इसीलिए पीवीआर नीचे आएगा नहीं सर, कुछ भी कर लो, ऐसे लोग हैं ना, जब तक पीवीआर गिर नहीं सकता। ओके, चलिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पर करते हैं फोकस। एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है और हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और ब्रजेश को पूछते हैं क्या है बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी उनके पास। बताइए ब्रजेश। बिल्कुल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत जिन बैंकों के हाथ बंधे हुए हैं उनके हाथ आखिर खुलेंगे कब और कितने बैंकों के खुलेंगे, तो इसको लेकर एक टाइमलाइन जो है वो हमें पता चल पा रही है कि 31 जनवरी को रिजर्व बैंक का जो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है, जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि वो ये तय करे कि कौन से बैंक, किन बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से बाहर लाना है, तो 31 जनवरी को मीटिंग हो रही है। और जो पुराने प्रेजेंटेशन थे और जो रिजर्व बैंक की ओर से जो पुराना आंकड़ा दिया गया था, साथ में सरकार ने भी जो बातें कही थी कि किन किन बैंकों में पूंजी डाली जाएगी और या डाली जा रही है, तो इन सब के बाद 31 जनवरी की जो मीटिंग है वो काफ़ी अहम है और जिसके तहत हमें जो पता चल पा रहा है कि 3-4 बैंकों को जो है इसके दायरे से बाहर किया जा सकता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से, जिसमें जो दो सबसे ज़्यादा जिन बैंकों का नाम है, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आ रहा है और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया का। पूंजी की स्थिति यहाँ बेहतर हुई है, साथ ही जो एनपीए का लेवल है वो सुधरा है, तो इस वजह से ये दो बैंक जो है सबसे पहले मुमकिन है कि इन दोनों बैंकों का ऐलान कर दिया जाए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से बाहर लाने का। और 31 जनवरी की मीटिंग के बाद 9 फरवरी को रिजर्व बैंक की जो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग है वो दिल्ली में होगी, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे और मुमकिन है कि उस मीटिंग से पहले या उस मीटिंग के कुछ दिन बाद जो है ये ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया जाए कि किन किन बैंकों को बाहर लाया जा रहा है। इसके बाद जो सेकेंड फेज होगा उसमें छोटे छोटे बैंक जो हैं ब्रजेश, उससे पहले मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि जो पीसीए से बाहर निकलने के नियमों में रियायत की बात की जा रही है, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज तो ये कि पहले एनपीए के लेवल घटने चाहिए, राइट, और साथ ही मुनाफे में आना चाहिए। हाल ही में हमने मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया के तो भी रिजल्ट आने बाकी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तो आ चुके हैं और आधा मतलब 5% के आसपास रहेगा उनके। हाँ, ग्रोस एनपीए भी काफी, हाँ, और वो भी साथ में एक तो एनपीए भी घटे और दूसरा मुनाफे में भी आया। तो क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे पहला दावेदार है पीसीए से बाहर आने के लिए? बिल्कुल, जो हमें जिस हिसाब से जो सोर्सेज के थ्रू पता चल पा रहा है और जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला कंटेनर हो सकता है। इसके बाद चूंकि बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो अब तक का एनपीए को लेकर के उनका हिसाब रहा है वो बड़ा बेहतर रहा है। एनपीए उनके काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं और पूंजी को लेकर सरकार का भरोसा है ही, तो इसलिए बैंक ऑफ इंडिया जो है दूसरा जो है बड़ा दावेदार होगा। तीसरी जो पूंजी में रियायत की बात थी, तो चूंकि जो काउंटर कैपिटल बफर जो एक होता है बैंकों को रखना पड़ता है वो 2.5% तक रखा जाना था, लेकिन चूंकि उसमें साल भर तक रियायत मिल गई है 0.62%, तो बैंकों के ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के करीब 14,000 करोड़ वैसे ही बच रहे हैं। तो एक जो वो रियायत थी कैपिटल के मामले में वो तो पहले ही मिल चुकी है बैंकों को। ओके, तो दो बैंक इन पे फोकस करिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। अगर पीसीए से बाहर आने के लिए नियमों में कोई भी बदलाव होता है, डील होती है, तो सबसे पहले फायदा इन दो बैंकों को हो सकता है।
पीसीए से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आइए, इस बीच यस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। रवनीत गिल नए सीईओ बन चुके हैं, ये ऐलान हो चुका है और शायद इस ऐलान की वजह से ही बाजार खुश होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स में तो उतना दम नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। लेकिन रवनीत गिल, इनके हाथ में है यस बैंक की कमान सीईओ के तौर पर। एमडी नहीं बताया है, खाली सीईओ बनाया है ना। एमडी एंड सीईओ दोनों, एमडी और सीईओ दोनों है। ओके, दोनों है, फिर तो पूरी कमान इनके हाथ में ही है, सब कुछ इनके पास है। तो 204 205 रुपए यस बैंक। फटाफट से लेवल गोल पोस्ट बताइए कुणाल जी, दोनों तरफ। जी, मैंने कहा था कि 203 पार होगा तो इसको बाय करना चाहिए। 210 रुपए मुझे लगता है कि इसका अगला पड़ाव है, तो 210 इंट्राडे टारगेट हो सकता है। 203 रुपए के नीचे यानी कि 201 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 210 का आज इंट्राडे टारगेट है। एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। देखने की बात यह है कि क्या ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करेगा। तो अगर ये 201 रुपए 50 पैसे 202 के ऊपर टिक जाता है तो मुझे लगता है एक बार के लिए इसमें 210 और बाद में 215 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ओके, 210 215 210 की तैयारी है। यस बैंक के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं? आशीष जी जल्दी से अपनी राय दें एक बार फटाफट। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से जो चैलेंजिंग क्वार्टर था वो भाव में था, और मुझे ऑन द फेस ऑफ इट जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट को अच्छा लगेगा ये जो भी न्यूज़ फ्लो है और ये रिजल्ट्स भी। और एक डाइवर्जेंस का आंकड़ा आता है बैंक्स का, जो आपको मालूम है, तो वो उसका एक आंकड़ा देखना होता है प्राइवेट बैंक्स में। बट आगे अब बियॉन्ड दैट आई थिंक ये बहुत ही उम्दा नंबर है, और साथ ये न्यूज़ भी जो आ गई है, सो आई थिंक एक अभी आपको इमीडिएटली एक अच्छा मूव दिखेगा यस बैंक में। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 215 220 तक के सर आपको भी इमीडिएटली आते हुए दिखे तो। और इनके अगर एसेट क्वालिटी भी आप देखेंगे, हालांकि एमडी और सीईओ के नाम की जो अनाउंसमेंट हुई वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है ही, लेकिन इनके नेट एनपीए भी सुधरे हैं। 1.18% से घटकर ये 0.86% पर रहे हैं। हालांकि जो मुनाफे का आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा कम आया है। 1077 करोड़ से घटकर इनका मुनाफा 1000 करोड़ का है। 1123 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्शंस हमारी थी। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट की ओर से आ रहा है कि IL&FS में जो अभी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है वो 2530 करोड़ के आसपास का है। ये एक और अहम बयान रिजल्ट्स के साथ साथ आते हुए। लेकिन हाँ, स्टॉक देखिए डेफिनेटली तेज हुआ और अब 208 पर ये कारोबार कर रहा है। कुणाल ने जैसे बताया 210 और उसके बाद 215 ये इमीडिएट टारगेट्स इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। जल्दी आ रहे हैं वैसे गिल साहब, 1 मार्च से। हाँ, 1 मार्च से आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहले से अपॉइंटमेंट तो हो गया होगा, क्योंकि या तो बड़े बड़े लेवल पे तो नोटिस पीरियड भी लंबा होता है ना, एक से दूसरी जगह आने जाने में। डॉइचे बैंक के सीईओ थे तो लेकिन इसका मतलब पहले से बीच में नाम चला भी था इनका कि वो रेस में है, रेस में नाम है। था उनका। तो चलिए बढ़िया है, गिल साहब 1 मार्च से कामकाज संभालेंगे, यस बैंक की कमान उनके हाथ में होगी। तो यस बैंक आज स्टार परफॉर्मर 5% की मजबूती के साथ। उम्मीद करें कि 205 210 की रेंज में आकर जो ये थक जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है, हाँफने लगता है, इस बार पार कर पाए। ओके, चलिए थोड़ी देर में फिर से यस बैंक का एक बार रिजल्ट देखने के बाद, थोड़ा इसका माहौल देखने के बाद फिर से लौटेंगे। लेकिन एक और स्टॉक है जिसका माहौल देखना जरूरी है, जो कि निफ्टी को काफ़ी कोशिश कर रहा है रिलायंस के साथ ऊपर लाने की, और वो है TCS। आज रिलायंस और TCS दोनों दिग्गजों ने सोचा है कि हम निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। और देखिए, हम सुबह अभी शुरुआत में बात कर भी रहे थे 2:30 बजे, तब 10,820 के आसपास निफ्टी था, वहाँ से 20 पॉइंट तो ऊपर आया है कम से कम। TCS और दम है ऊपर जाने का। शुभम बताइए। अनिल जी, यहाँ पे अगर सिर्फ BTST का बात करें तो मुझे लगता है कि 1925 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर पोजिशनल देखेंगे तो 1930 जिस लेवल पे एक डोजी का भी फॉर्मेशन 2-3 दिन पहले हुआ था, वो मुझे लगता है कि अब एक सप्लाई एरिया के तौर पे काम करेगा। तो मार्केट में जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा किसी डायरेक्शनल मूवमेंट का अभी तक चाल नहीं बन पाया है, तो BTST के लिए सिर्फ ये ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड पे। 1890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फ्यूचर का लेवल है ये, और अपसाइड में 1920 1925 ये लेवल हो सकता है कल तक देखने को मिले। बस उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, बजाएंगे BTST का बिगुल और चलेंगे राकेश जी के पास में। तैयार हैं वो, हाथ हिला रहे हैं, बुला रहे हैं, चलते हैं। राकेश जी बताइए। अनिल जी, खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसपे थोड़ी देर पहले जब पूछा गया था तो मैंने बोला था लेवल टूटेगा तो BTST आएगा। अनिल जी, लेवल टूटा है और रिलायंस में जैसे भी आपने मेंशन करा निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। अगर किसी इंडेक्स काउंटर में क्लियर जहां पे आंखें बंद करके तेजी दिखती है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। यहां पर एक स्ट्रांग खरीदारी की राय है और निफ्टी को ऊपर ले जाने में ये अच्छा योगदान दे सकता है। क्लियर ब्रेकआउट है
मजबूत टेक्निकल रुझान है। 1225 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 1280 1280 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 1302 है और इन दोनों टारगेट्स के लिए रिलायंस पे खरीदारी की राय है। 1280 और 1300 दो टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या बता रहे हैं सर आप? 1225 स्टॉप लॉस, ठीक है। और 1246-47 के आसपास आपको खरीदना है। ये है राय रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी करने के लिए आज से। ओके, अब बैन में आने जाने वाले की जानकारी ले ली जाए। थोड़ा 1-2 दिन से एक्शन तो हो रहा है। 2 दिन से कोई बैन में आया, कोई बैन से निकला है। आइए देखते हैं बैन से बेनिफिट। रजत जी, जेट एयरवेज बाहर आएगा? नहीं, अच्छा ये आज ना इसमें पोजीशंस बहुत ज्यादा हल्की हो गई हैं। 85 वही तो फ्यूचर में तो बढ़े जा रहे हैं, कैश में कुछ बढ़ा नहीं, डिस्काउंट बहुत कम हो गया। शॉर्ट कवरिंग हो रही है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग तो हो रही है, पर 85% अभी भी पोजीशन जो है 85% खड़ी है। 80% के नीचे निकलेगा बैन। हो जाएगा क्या 5%? कितना टाइम है? 15 मिनट मुश्किल है थोड़ा इसका बाहर निकलना। पर पोजीशंस पहले पिछले कल देखें तो 87% थी, आज 85% है। इसके अलावा जैन इरिगेशन, रिलायंस कैपिटल दोनों ही बैन में रहने वाले हैं। लेकिन जो नई एंट्री होगी वो है अदानी एंटरप्राइजेस। इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अदानी एंटरप्राइजेस कल के सत्र में बैन में नजर आएगा, क्योंकि अभी 100% के पार पहुंच गई पोजीशन। तो ये आया क्यों बाहर एक दिन के लिए? नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस। अच्छा, एंटरप्राइजेस, अच्छा ओके। अच्छा, अदानी पावर जो है, अदानी पावर बाहर आया था। हाँ, वो बाहर आया। अदानी पावर में भी 94% हो गई है। तो चांसेस अदानी पावर के भी है, अदानी एंटरप्राइजेस के हैं। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा 95 के ऊपर जाता है ना बैन में। 94% तो हो गई अदानी। हाँ, तो 95 के ऊपर जाता। तो अभी अदानी पावर तो बॉर्डर पे एकदम। तो बॉर्डर पे कल 79% थी। ये एक ही दिन में आप देखो, ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ा नहीं, लेकिन जगह बनाई अपने भाई के लिए कि बोले एक दिन के लिए मैं बाहर आता हूँ, आप अंदर आइए। तो एक दिन में इतनी हैवी पोजीशन। अदानी पावर पे 94% और अदानी एंटरप्राइजेस में 101% पोजीशन। तो चांसेस हैं ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक बैन। अदानी ग्रुप, ओह माय गॉड, यस बैंक तो भागे जा रहा है। अरे आशीष जी, जरा राय दीजिए, गिल साहब को पहचानते हैं क्या? बहुत बढ़िया आदमी है जिस हिसाब से भाग रहा है स्टॉक। देखिए, एक बात समझ में आ गई है ये नाम से, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो नाम चल रहे थे, बातचीत हो रही थी, अब ये तो साफ हो गया है कि अब वो सिंगल पर्सन द्वारा चलाई हुई बैंक से अब वो जो एक प्रोफेशनली रन बैंक की जो एक मार्केट को ज़रूरत थी या एक रीज़न चाहिए था मार्केट को, वो मिल गया है। बिकॉज इस नाम के साथ ये बात क्लियर हो जाती है अब कि अब वो उस दौर में चला गया बैंक जहाँ पे ये अब एक अलग तरीके से चलेगा, जिसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा दरकार थी। सो आई थिंक दैट्स द रीजन यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ मूव। एंड लाइक आई सेड, आई थिंक रिजल्ट्स ने सबको पता था कि एक्सपेक्टेशन से खराब आएगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया है। अच्छा, इन्होंने सही काम किया ना। देखो, जब रिजल्ट खराब आ रहे हैं उसी वक्त अनाउंस किया, नहीं तो पिछले 3-4 बार से हम अंदाजा लगा के बैठे आज नाम आएगा। उस वक्त दे दिए होते तो क्या फायदा, आज रिजल्ट पे वापस स्टॉक नीचे आ जाता। आज एकदम सही वक्त पे दिया नाम, देखो फायदा भी मिल गया। अनाउंसमेंट तो वेस्ट हो जाता है क्यों? वैसे ही हाल है। आइए, लेकिन हम 2 अनाउंसमेंट वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पहले बजता है बिगुल। पहला बिगुल बजाइए BTSTT का। और अब अनाउंस करने की बारी है शुभम जी की। शुभम जी, बताइए कौन सा स्टॉक अनाउंस कर रहे हैं आप? अनाउंस कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा स्टॉक है बट पेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे अभी लास्ट मोमेंट पे बाइंग अच्छा इमर्ज होता हुआ दिखा है, और जो फंड का जो सेलिंग हुआ है, मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे क्लाइमैक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो BTST पोजिशनल दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे लगता है एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। तो कल तक के लिए मेरा टारगेट होगा 23,700 का, और 22,900 पे स्टॉप लॉस लेना है। ये एक BTST ट्रेड है, बट अगर पोजिशनल ट्रेड का भी अगर हम यहाँ पे बात करें, मुझे लगता है कि 25 से 25,500 तक का भाव यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो पेज इंडस्ट्री वो स्टॉक है जो अभी खरीद के जाना चाहिए। लेकिन पेज इंडस्ट्री में करें तेजी, थोड़ा बड़ा स्टॉक है, लेकिन डरिए घबराइए मत, खरीद लीजिए। एक और बिगुल बजाइए, और ये इस बार बिगुल है श्रीकांत जी के लिए। अनिल जी, एक मिनट, बिगुल। हाँ श्रीकांत जी, अब आप अनाउंस कीजिए। ठीक है, बिगुल के बाद। लेकिन देखिए, स्टॉक सेम है, जैसे सेम है भी बताया था। यस, पेज इंडस्ट्रीज के इसका जो अच्छा, इससे तो पता चला आप दोनों सेम पेज पर हैं।
सेम ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर्स के लेवल में कैश के, ये कैश के लेवल्स है। तो शुभम के फ्यूचर्स के लेवल, उनके फ्यूचर्स के लेवल्स है। मैं कैश देखता हूँ तो 27,200 के करंट लेवल्स चल रहे हैं। मतलब पेज से में लाइन अलग अलग है। जी लाइन भी सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी लाइक एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर पेज इंडस्ट्रीज में से काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन चुका है। बड़े वॉल्यूम के बाद भी स्टॉक ने उस पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन किया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 23,750 या 23,800 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, और इसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो तकरीबन रहेंगे 27,100 के करीब के, 23,100 के करीब के, और टारगेट्स रहेंगे 23,550 से लेकर 750 के। ओके चलिए, पेज इंडस्ट्री दोनों को पसंद है, खरीद सकते हैं, लेकिन चार्ट कॉर्नर का बिगुल भी बजेगा। पूरी टीम फॉर्म में आ गई धमाधम, मतलब मुझे लग रहा है कि बिगुल बजते बजते घिस ना जाए थोड़ा, लेकिन बजाइए। आइए चार्ट कॉर्नर आज, हाँ इस शो में पहली बार ही बजा चार्ट कॉर्नर। राकेश जी और कुणाल जी पेश कर रहे हैं चार्ट कॉर्नर। सर बताइए। अनिल जी, खरीदारी की राय है एसआरएफ के ऊपर, काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है और अच्छी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है। स्टॉक को देखें तो लगभग 1.8% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 4.5% का इजाफा है, क्लियर एक ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एसआरएफ के चार्ट को अगर आप देखें अनिल जी, तो पिछले कई दिनों से काउंटर बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, और आज इसमें लेट आवर्स में हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो इसको हम लोग वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट कहते हैं। और जब कभी ऐसा होता है वो स्टॉक काफी बड़ा उछाल कम वक्त में देता है, तो मुझे लगता है एसआरएफ एक बड़े मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। एसआरएफ में 2070 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 2070 का। 2125 रुपए पर पहला लक्ष्य होगा, और 2155 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा। मौजूदा भाव 2099 के आसपास के 2099 के स्टॉप लॉस से के आसपास खरीदिए और तेजी करिए। एसआरएफ में बड़े ब्रेकआउट की तैयारी, 2070 स्टॉप लॉस है और 2125 टारगेट और 2155 2155 टारगेट। परफेक्ट। ओके, ये है राय आपके लिए एसआरएफ पे। लेकिन इस बीच यस बैंक देख तो लिया होगा आप लोग। 217 218 200 हाई क्या बताया, हाई बताइए एक बार जरा। 221। ओके, लेकिन कुणाल जी के दोनों टारगेट्स तो अचीव हो गए। कुणाल जी के टारगेट तो अचीव हुए हैं, लेकिन यस बैंक के लिए अगर आज कोई एक आदमी वाकई में बधाई का पात्र है तो कौन है सोचिए। सिर्फ और सिर्फ विश्वेश चौहान। खरीदने के लिए बोला था। आज सुबह 2 कॉल दी थी उन्होंने प्री ओपनिंग। ये देखिए, यस बैंक लॉन्ग, मारुति शॉर्ट, और आज का टारगेट 220 का दिया था। इतना बड़ा टारगेट दिया? हाँ, 220 का टारगेट। पता नहीं अब रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग होती तो आपको जरूर सुनवाता था। और सुबह का आज का पहला सवाल वही था उनसे, विश्वेश जी, क्यों इसलिए मुझे याद भी रह गया। पहला सवाल आप ही, ये इसी विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठे थे वो। इस सिंहासन पे कभी स्टॉक काफी वीक था। हाँ, इस सिंहासन पे कभी राकेश जी भी बैठते थे, तो यहाँ से जो कॉल्स निकलते ना बड़े तगड़े वाले निकलते, इसका वास्तु अच्छा है एकदम। तो श्रीकांत जी के भी कॉल्स बहुत बड़े थे। हाँ एकदम। तो आज सुबह विश्वेश जी ने यहाँ से जो कॉल दिया था, विश्वेश जी को बताइए भाई इसका वो टारगेट 2 वाला, वैसे तो एक ही दिया था, लेकिन 220 का टारगेट मजाक थोड़ी है। तो एक बार टारगेट हिट करवाइए विश्वेश जी को बधाई देनी बनती है इस बात पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बढ़िया कॉल, बहुत दिनों बाद तगड़ी वाली परफॉर्मेंस, इतनी जैकपॉट टाइप वाली जो परफॉर्मेंस सेम डे में इतना आना बहुत मुश्किल काम है। तो विश्वेश जी को इस बात पे रिजल्ट से पहले ऐसा कॉल देना बहुत मजे की बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब कुणाल जी 220 पर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या प्रॉफिट बुक कर लें? आज का जितना बन गया अब हो गया, खत्म करें, कोई कल दूसरा स्टॉक देखा जाएगा। देखिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अनिल जी, उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बड़ा फ्लेयर अप आ गया और खबर भी अब पूरी तरह बाजार में आ गई है, तो जिनके पास पोजीशन, जिन्होंने इंट्राडे के लिहाज से खरीदा है, उनको निकल जाना चाहिए। जो पोजिशनल बेसिस पर इसको 204 रुपए के स्टॉप लॉस से रख पाएंगे उन्हीं को होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 225 230 के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। और साथ ही अनिल जी अभी मैंने एक बीटीएसटी कॉल दी थी एक्साइड की, उसमें लक्ष्य ऑलमोस्ट हासिल हो गया है। जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो अब प्रॉफिट बांध लें इन स्तरों पर। ठीक है, तो एक्साइड को एक बार देख लेते हैं। एक्साइड पर जो टारगेट थे कुणाल के, उस पे टारगेट पहले टारगेट के लो पॉइंट पे है भाई, 3% नीचे। क्या टारगेट क्या दिया था कुणाल जी?
अनिल जी 232 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य था, 233 रुपए कुछ पैसे का लो है, तो जिन्होंने पोजीशन बना रखी है और प्रॉफिट में है, मुझे लगता है एक बार के लिए उनको एग्जिट करना है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए। और कुणाल जी जब बोलते हैं एक बार के लिए, मतलब आपके लिए हर बार के लिए हो गया एग्जिट, फिर नया ट्रेड जब आएगा तब आएगा। लेकिन इस बीच रिजल्ट्स का पूर्वानुमान लगा देते हैं। M&M फाइनेंस कल आने वाले नतीजे, कुशल गुप्ता हमारे साथ है, हमारे रिसर्च एनालिस्ट, पूरे अनुमान के साथ, और DHFL के भी आएंगे और वो भी बताएंगे देवांशी। लेकिन पहले कुशल आप बताइए M&M फाइनेंस। जी अनिल जी, देखिए तो अगर हम ब्याज से आय की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की जो आय है, NII है, वो करीब 7.5% बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें करीब 15% बढ़ने का अनुमान है। लोन बुक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 19% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। और साथ साथ अगर हम इन्होंने जो रुपए जुटाए हैं सस्ते दर पे, उससे NII को बहुत फायदा मिल सकता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उछाल जो 15% का अनुमान लगा रहे हैं वो हो सकता है, और उसी का जो असर है वो मुनाफे पर हो सकता है। करीब 23% का मुनाफे में बढ़त आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है M&M फाइनेंस का अनुमान। रिजल्ट के पहले ट्रेड क्या करना है, शुभम जी बताइए, खरीदना है बेचना है? M&M फाइनेंस में अगर देखें तो मुझे लगता है जो बिकवाली का यहाँ पे दबाव बना हुआ है रिजल्ट के पहले, वो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से गिरावट हो सकता है कि थोड़ी और बढ़ते हुए दिखेगी। बट मुझे लगता है कि फ्रेश ट्रेड के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी है उनके लिए सलाह होगा कि आप होल्ड कर सकते हैं 410 तक के टारगेट के लिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब मेंटेन करें 432 रुपए पर। बट बिकॉज आज के सेशन में ऑलरेडी 2.5% नीचे है तो फ्रेश ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखिए, जो 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई कि अगर ट्रेड लेना ही है तो खरीदारी की तरफ लीजिए। 10,860 का ही हमारा पहला टारगेट 30 पॉइंट एग्जैक्टली वो अचीव हो गया। 10,830 से 10,860 हो गया 30 हाँ, और बैंक निफ्टी पर भी आपने कहा था तब कि 27,300 27,350, तो 27,300 अचीव करने के बाद अब 27,350 की तरफ बढ़ रहा है। बस ये 2-4-5 मिनट टिक गया तो 27,375 27,400 अब चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा बचा कितना है, चुटकियाँ जितना ही टाइम बचा है, टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं, 5 ही मिनट का बचा है। तो इसमें जब 5 मिनट का टाइम बचा हो तो फटाफट एक बार है ना रिजल्ट्स देख लीजिए। DHFL के कैसे आएंगे, देवांशी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। देवांशी रिजल्ट्स बताइए कैसे आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे DHFL ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स थोड़े से बेटर आने की यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो इस बार हम देख रहे हैं कि जो नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब आने का ही अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले जो मार्केट का फोकस है वो डिस्बर्समेंट्स पे ज़रूर होगा। लिक्विडिटी के क्रंच की वजह से डिस्बर्समेंट्स लगभग 40 to 45% यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटने की उम्मीद यहाँ पे बनाई जा रही है। यही नहीं, यहाँ पे जो फी और अन्य जो आय है उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ी सी बढ़कर ज़रूर आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 15% बढ़कर आएगी, और मुनाफे की बात करें तो लगभग 25% से लेके 27% बढ़ने का अनुमान यहाँ पे मुनाफे में दिख रहा है। लेकिन जो मार्जिन है वो यहाँ पे काफ़ी गिर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी वजह से मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी कम होते हुए दिख सकते हैं। तो तिमाही यहाँ पे नतीजे काफ़ी खराब होने की उम्मीद है। जी, खराब नतीजे आएंगे। DHFL के नतीजे फटाफट तैयार कर लीजिए। श्रीकांत जी आपसे पूछते हैं, उससे पहले रजत मोंगा दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, येस बैंक के डायरेक्टर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं जो कुछ भी येस बैंक के नतीजे हैं उनके बारे में, जो कुछ भी बदलाव हुए। येस बैंक का रिजल्ट आता है ना, आप किसी भी क्वार्टर में उठा के देख लीजिए, इसी जगह होता है। ये पीछे ग्रीन, पीछे ये हरे हरे पत्ते, ये थोड़े थोड़े बीच बीच में लाल लाल फूल, मुझे लगता है ये प्लास्टिक के हैं, हर बार एक जैसे दिखते हैं। मतलब एकदम वो जगह फिक्स है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, हर बार उससे पहले राणा कपूर साहब दिखते थे। वही मैं बोलने वाली थी, एक डिफरेंस हुआ है कि एक बार आइए सुनते क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। Order. The bank is also reporting a improvement in its capital position as well as the mix of advances from its retail business. So the CET1 capital ratio of the bank improved to 9.1% from 9% during the previous quarter. This is essentially on account of the rebalanced strategy of growth that the bank is adopting, given the very good growth that the bank has experienced in the last 18 months particularly. Overall, the capital adequacy ratio of the bank stood at 17.4%, and within which the Tier 1 capital adequacy ratio stood at 12%. The loan book, advances book of the bank grew at a rate of 42.2% on a year-on-year basis, and it now totals to little less than 2,44,000 crore rupees. This is a 1.8% sequential growth as compared to the last quarter.
The composition of advances also यस बैंक moved. की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने देखी रिजल्ट्स के बाद, लेकिन स्टॉक आप देखिए 233 पर ये स्टॉक, मतलब ये समझ नहीं आई, मतलब ये एक नाम के अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट है, ये इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या? इसकी तेजी के पीछे एकमात्र वजह यह है दीपाली की जो नाम आया है वो यस बैंक के बाहर का आया है। बाजार में अटकल एक ही चीज की थी और हम इसी बात को लगातार कह रहे थे कि देखिए, अगर कोई इंटरनल आदमी प्रमोट होकर रजत मूंगा होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 175 180 पर स्टॉक पड़ा रहता है। याद है आपने ये पहले भी बात कही थी कि अगर इंटरनल हुआ तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में बाहर का बंदा हुआ, कोई दमदार हुआ तो। पहली बात डॉइच बैंक से आ रहे हैं, दूसरी बात अनुभव अच्छा है, तीसरी बात इमेज बहुत अच्छी है, और चौथी बात वो बाहर के हैं। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, यस बैंक राणा कपूर के जाने के बाद क्यों इतना गिरा, कुछ ना कुछ तो बाजार को डर रहा होगा। तो जब बाहर से आप एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट लेकर आते हैं जिनको बैंकिंग का अनुभव भी है और जो इस तरह के बैंक को चला सकता है, तो आप ये मानकर चलते हैं कि जो गवर्नेंस के लेवल होंगे और बेहतर होंगे, जो इमेज है बैंक की और बेहतर होगी, और जो पुरानी इमेज थी राणा कपूर के ज़माने में फिर से बैंक वो रीगेन करेगा। और यही वजह है कि यस बैंक का स्टॉक नए नाम के आने के तुरंत बाद भागा है पूरी तरह से। दूसरी बात, ये तो पहली बात तो ये कि नया नाम बाहर का आया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात जो ये है जी, कुछ लोगों ने इसे सदाबहार शॉर्ट मान लिया था। इसे आप कभी भी किसी भी भाव में शॉर्ट कीजिए, पैसा बनेगा, ठीक है ना। अब वो चीज़ नहीं है। तो ये आज जो मूव है, ये फ्रेश खरीदारी तो जो होनी थी 200 तक हो गई, 200 के बाद जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक लेवल के बाद अब फंड मैनेजर्स ये जानते हैं निफ्टी का स्टॉक है, अंडरवेट होंगे, परफॉर्मेंस खराब होगी, लेना तो पड़ेगा। और फिर सबको क्या लगता है, भाव से बुरा नहीं है ना। हमने तो 600 भी देखा है, तो 200 में क्या बुरा है, 200 में नहीं ले पाए तो 230 में क्या बुरा है। ये तरीका है स्टॉक को खरीदने का, चेज करने का। तो ये मतलब दौड़ लगी हुई है स्टॉक के लिए, ये हो रहा है। तो ये दौड़ और कितनी आगे बढ़ेगी, जरा आशीष जी जरा समझाएंगे जरा। देखिए अनिल जी, आपने एक अच्छे से समराइज तो कर दिया है, बट आई थिंक ये आप देखिए ना हेडरूम अब क्या है, क्योंकि ये है तो अब आगे लंबा सफ़र ज़रूर बैंक को बहुत सारी आगे जो काफ़ी काम साफ करना है। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये सिर्फ सुनना एक ही था बाजार को कि अब ये जो चीज़ इसके अगेंस्ट जाती थी वो पूरी वाइप आउट हो चुकी है। अब वो एकदम ऑपोजिट फ्रेमवर्क हो गया। इस मूवमेंट ऑनवर्ड्स आप इस बैंक को एक प्रोफेशनली, जिसे बोलते हैं नॉट वन, आई वुड नॉट से प्रोफेशनली, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एक वन मैन रन बैंक जो हम हमेशा से जानते थे इस बैंक को, अब वो नहीं बचा है। अब ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। अब आप देखिएगा जो नीचे लीडरशिप क्रिएट होगी, जो ये अपने साथ टैलेंट लेकर आएंगे, ये बैंक को अब दूसरे लेवल पे, आई थिंक अब ये बैंक नीचे नहीं, अब एक स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए अनिल जी। अब probably it will stop in next probably 5-10 rupees, but then I don't expect it to now probably see any level below or near 200 rupees. तो चलिए, नीचे नहीं आएगा ये तो पक्की है। पहले ये था ऊपर नहीं जाएगा, ये पक्का है। तो इस तरह से यस बैंक से नो बैंक से फिर से यस बैंक। चलिए, तो अब यस बैंक में सबको पता है किसको यस सर कहना है, गिल साहब को, ठीक है। चलिए, आखिरी कुछ मिनट बचे, नहीं आखिरी मिनट बचे कि आखिरी मिनट ही है, बंद करिए भाई। ओके 10,860 जहां हम उम्मीद कर रहे थे लगभग उसी लेवल के आसपास बंद होता दिख रहा है निफ्टी। एग्जैक्टली 30 पॉइंट बढ़ा है आखिरी 1 घंटे में, काम हो गया। श्रीकांत जी बोल्ड कॉल था, बिल्कुल। हाँ सर, बहुत मुश्किल से दिया और मतलब बड़ी हिम्मत के साथ दिया, इज्जत दाव पे लगी रहती है सर। अरे आखिरी घंटे में देना, हाँ वो भी एक्सपायरी के दिन, बड़ा मुश्किल काम है। 27,300 बैंक निफ्टी ये लेवल भी आ चुका है ऊपर की तरफ का, तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स सेंचुरी मारकर 100 पॉइंट ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है, तो क्लोजिंग बुरी नहीं है, ठीक है, अच्छी है, खराब तो नहीं है। ओके, बंद हो चुके हैं बाजार। 10,858 पर निफ्टी, 36,204 पर सेंसेक्स और 27,287 पर बैंक निफ्टी। प्रोविजनल क्लोजिंग है ये, फाइनल क्लोजिंग भी लगभग इसी के आसपास आएगी। शुभम जी के साथ राकेश जी, कुणाल जी धन्यवाद, और श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। आशीष जी थैंक यू वेरी मच। यस बैंक पर पूरा एनालिसिस आपने भी दिया, दमदार दिया, और बाकी सब स्टॉक्स पर भी।